तो नाउ स्टार्ट करते हैं। कल हमने थोड़ी बहुत कुछ चर्चा आपके साथ की थी चैप्टर के रिगार्डिंग बेटा। जब कंपनी अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं हमने डिस्कशन किया था ऑथराइज शेयर कैपिटल इनफैक्ट हमने नॉमिनल कैपिटल ऑथराइज कैपिटल एक होता है, अलग होता है। शुभम, आप शुभम हो क्या हो गया आपको? शुभम, ऑथराइज कैपिटल और नॉमिनल वैल्यू नॉमिनल कैपिटल सेम होती है अलग होती है? शाबाश बेटा, क्लियर। सब्सक्राइब कैपिटल। और हाँ, इसी के साथ साथ एक कैपिटल का नाम मेरा डिस्कस करना रह गया था जिसका नाम है रिजर्व कैपिटल। जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, कोई मुझे और जवाब नहीं देगा। और जवाब कोई और नहीं, अंजलि देगी। ऐसी कैपिटल रिजर्व में रखी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिजर्व कैपिटल। जो ऑथराइज कैपिटल होती है जितना इश्यू कर दिया बच्चे को हम बोल देंगे रिजर्व कैपिटल। मतलब 50 लाख की अगर मेरी ऑथराइज शेयर कैपिटल है, 40 लाख शेयर मैंने इश्यू कर दिए तो बच्चे 10 लाख विल बी माई रिजर्व कैपिटल। उसको बोलते हैं अनइश्यूड शेयर कैपिटल। पर ध्यान समझना, मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि अगर मेरी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 50 लाख रुपीस की है, कितने की है बेटा? 50 लाख रुपीस की है। मेरी इश्यूड शेयर कैपिटल 40 लाख का है। जो 10 लाख का जो बैलेंसिंग फिगर बीच में दिख रहा है इसे अनइश्यूड शेयर कैपिटल कहा जाता है, इसे रिजर्व कैपिटल नहीं कहा जाता है। नाम क्या आपका? हर्ष। आप मुझे बताएंगे पिंटू कौन है क्लास में? हाँ, मेरा दोस्त की याद आ गई इसलिए मैंने बोल दिया है। मैं आपसे बोला रिजर्व कैपिटल किसको बोलते हैं? सर आपकी दोस्त की याद हमें क्यों करते हो आप? अच्छा, गौरव। तो उसको इश्यू करेंगे। हर्ष, जो उसने बोला वो मेरा आंसर है। ऐसा है क्या? हाँ बोलो। 10 लाख नाम भूल गया मैं। नहीं, आप क्या हर्ष के आगे? नेहल। रिजर्व कैपिटल नो कमेंट सर। That's the important points. The correct answer नजदीक है। समझना, ऐसे कैपिटल जो हम इश्यू कर चुके हैं पर उसका अभी भी अनपेड पोर्शन जो होता है, उस अनपेड पोर्शन को जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा तब मंगाया जाएगा। उस अनपेड कैपिटल को क्या बोलते हैं बेटा? रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। ये नहीं होता है, ध्यान रखना। सबसे पहली बात, जो कैपिटल हम इश्यू कर चुके, आप लोग सब कौन हो बेटा? नालायक हो। कौन आप सब लोग कौन है बेटा? नालायक। अब पूछो क्यों? बस हो इसलिए। पहली बात, ये सब चीजों का एक एक डेफिनेशन नोट्स में लिखी गई है, एक एक डेफिनेशन लिखी गई है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, इन सब चीज के बारे में आप नोट्स पढ़ते ही नहीं हो बेटा। नोट्स मेरे इसलिए तारीफ नहीं कर रहा बेटा, नोट्स वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है बेटा। इनको आप पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। समझ में आया? क्लियर। अब हम अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, समझते हैं इस बात को। से एग्जाम्पल बेटा, मेरी 10 लाख रुपए की इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। इसमें से पेड अप कैपिटल मेरी जो है वो 7,50,000 से। तो बताओ कितना पैसा आ चुका है? 10 लाख में पेड अप मतलब जो दिया जा चुका, उसको बोलते हैं पेड अप। अबे थोड़ी बहुत भी शर्म बच्ची है। 10 लाख में से 750 माइनस कैलकुलेटर यूज करते हो, 2.5 लाख निकाल सकते हो क्या? क्या करते हो यार बेटा? गलत तरीका है यार बेटा। ये कैलकुलेशन प्लीज, कैलकुलेटर 12 से पहले 12 तक कैलकुलेटर था क्या? था। अरे आपकी बोर्ड के मारो गोली। था कैलकुलेटर क्या? तो फिर क्या करते उस समय? तो 10 लाख लिखता था, 750 माइनस करता था, फिर 250 ऐसा करते थे, या दिमाग को मेंटली कैलकुलेट करते थे? तो अब क्यों नहीं? हाँ, तो क्या था? ओह, कोई बात नहीं। अगर
10 में से 7 जाते हैं, कितने बचते हैं? हाँ, 10 में से 7 गए तो कितने? 3। क्या करते थे इसके लिए? तो 10 माइंड में, तो 10 में से 7.5 करके कितना है? 2.5 आया। कर सकते थे ना बेटा? सोचा ही नहीं था इतना, तो फिगर बहुत बड़ा है। ये फिगर बड़ा दिखता है आपको? कुछ नहीं होना चाहिए जीवन में इस फिगर से, आपको समझ में नहीं होगी कुछ लोगों को ये बात, तो बेटा नहीं आई। ये टाइम ऐसा क्रूशियल है ज्ञानवर्धक बात ही चलती है। पर ध्यान से, तो 7,50,000 रुपीज यहाँ पे आया, बोलो आया। तो ये 750 है, मतलब 10 लाख में से 750 का पेडअप है। पेडअप का मतलब इतना पैसा दिया जा चुका है। कितना पैसा अनपेड है? जितना दिया होगा। कितना नहीं दिया? 10 में से 7.5 नहीं गया, कितना आया? 2.5। तो 2,50,000 विल बी योर, क्या बनेगा आपके पास? बोलो, अनपेड कैपिटल। अब ये अनपेड कैपिटल डिसाइडेड था कि तभी मांगा जाएगा जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा, तब। तो 2,50,000 होता है जो अनपेड कैपिटल होती है। जो अनपेड कैपिटल कॉल्ड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, सच अनपेड कैपिटल कॉल्ड इज रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व अलग होता है और रिजर्व कैपिटल अलग होता है। तो कैपिटल रिजर्व क्या होता है? जो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को हम जहां ट्रांसफर करते हैं, उस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल रिजर्व। जितने भी कैपिटल नेचर का प्रॉफिट, क्या ये प्रॉफिट है या कैपिटल है बेटा? कैपिटल। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? क्लियर। इसी के साथ साथ कल जब हम चर्चा आपके साथ कर रहे थे, तो कल मैंने एक एग्जांपल लिया था, यहाँ लिखा था 50 लाख रुपए है। इस 50 लाख को हमने 10-10 रुपए के बहुत सारे टुकड़े कर दिए। क्या कर दिया हमने बेटा? टुकड़े कर दिए। तो 10-10 रुपए के बहुत टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए बेटा? 5 लाख टुकड़े कर दिए। इस टुकड़ों को हम यूनिट बोल सकते हैं? क्या इसको टुकड़े को यूनिट बोल सकते हैं? इन यूनिट को क्या कहा जाता है बेटा? शेयर्स। गेटिंग माय पॉइंट? अब से एग्जांपल, इस 5 लाख शेयर में से मान लो मैं बात करता हूं, से एग्जांपल पिंटू ने क्या किए? 10,000 यूनिट इन्होंने ले लिए। तो 10,000 शेयर किसने ले लिए बेटा? पिंटू ने ले लिए। से एग्जांपल, कुछ टुकड़े किसने लिए बेटा? रिजू ने लिए। सिंगल हो डबल हो? कितने लिए? 15,000 शेयर्स। क्या ऐसा हो सकता है बेटा? इसमें से कुछ शेयर्स किसने लिए बेटा? हर्ष ने। कितने लिए? 25,000 शेयर्स। कुछ शेयर किसने लिए बेटा? विशाल ने। कितने लिए? 4 लाख शेयर्स। इन्वेस्टर है वो बेटा, आपको नहीं पता है। आज से 10 वर्ष से मिला इसका पोर्टफोलियो होगा कम से कम 1 करोड़ रुपए का, ये मेरा वादा है। कितना बोला मैंने? आज से 10 साल के बाद, ये डेट आज लिख, कल बात इससे बात करना है तो पूछना है इसका पोर्टफोलियो। समझ तो पोर्टफोलियो किसको बोलते हैं? कितने करोड़ का होगा बेटा? शेयर्स स्पेसिफिक नहीं होता है बेटा। शेयर्स है, म्यूचुअल फंड है, डिबेंचर्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, एफडीज है, दिस क्या बेटा? पोर्टफोलियो। ऐसा मैं करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि कितना होगा बेटा? 4 लाख शेयर्स किसके पास है बेटा? बेटा बोलो, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं किसके लिए बेटा? प्रियांशी। सही लिखा? कितना बेटा? 50,000 शेयर्स। बोलो। अरे इतने क्या? कुल 1 2 3 4 5, ये 5 व्यक्ति कौन है बेटा? इस कंपनी के पास शेयर्स है। तो बेटा इन्होंने, अब सीधी सी बात, एक टुकड़ा कितने रुपए का है? 10 रुपए का। इनके पास, पिंटू के पास कितने टुकड़े हैं? 10। मतलब इनके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है। कैपिटल किसकी? शेयर कैपिटल। इसलिए बोलते हैं इनको क्या बेटा? शेयर कैपिटल। मल्टीप्लाई पे कितना बेटा? 10। हालांकि ये बात मैं नहीं बताता ना बेटा तो भी काम चल सकता है, बट आपको पता होना बहुत जरूरी है। भविष्य में कोई नहीं बताएगा आपको ये बात। कंपनी से जाओगे, कोई पूछेगा शेयर कैपिटल को शेयर कैपिटल क्यों बोलते हैं, बस बोलते हैं तो बोलते हैं। ये फर्क होता है एक कंसेप्चुअल पढ़ने से और एक रट्टाफिशिंग करने, दोनों में फर्क होगा आपके। क्लियर? कितना आया बेटा आपके पास? 2,50,000 शेयर्स। कितना आएगा बेटा? 40 लाख। कितना बेटा? 5 लाख। और प्लीज जिनके आगे मैंने कम लिखा है दिल पे मत लेना,
ऐसा ही बोला, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। उसने कुछ बातें मेरे साथ शेयर की, इसलिए मैं पूरी बातें शेयर तो नहीं कर सकता हूँ उसकी सारी बातें, बट कुछ चीजें इसकी प्लानिंग के हिसाब से मैं कुछ ऐसा मैं घोषणा कर सकता हूँ। क्लियर? ध्यान समझना और बड़ा ध्यान से समझना। इस चीज के हिसाब से मैं आप लोगों से यहाँ बात कर रहा हूँ। दैट विल बी क्या होगा आपके पास बेटा, आपके पास 50 लाख रुपए की कैपिटल। क्या आया? इस कैपिटल को क्या बोलेंगे बेटा? शेयर्स कैपिटल। क्या बोलेंगे बेटा इसको? शेयर कैपिटल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? बोलो हाँ। तो एक बात बोलना चाहता हूं, तो ये दिस ऑल आर द क्या बेटा? शेयर कैपिटल। क्योंकि सबके अपने अपने कैपिटल में क्या बेटा? शेयर्स है। तो शेयर्स कितने भी हो सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल। हम हर व्यक्ति का नाम लिखना पॉसिबल, ये तो ठीक है, यहाँ पे 5 ही है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। क्या जरूरी कि इस कंपनी के 4 लाख शेयर कौन ले ले बेटा? विशाल ले ले। हो सकता है विशाल ना ले, हो सकता है 5 शेयर आप ले लो, 10 शेयर आप ले लो, 20 शेयर आप ले लो, 50 शेयर आप ले लो, 100 शेयर आप ले लो। अब ऐसे हर व्यक्ति का नाम लिखना पॉसिबल नहीं है, तो इन सबको कंसोलिडेट नाम लिखा जाता है बेटा, शेयर कैपिटल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? और जब मैं शेयर कैपिटल के बारे में आप लोगों से बात करता हूं, तो शेयर कैपिटल बेसिकली 2 टाइप्स की होती है बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल और क्या बेटा पास? प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। द टाइप्स ऑफ द कैपिटल जब बात करें बेटा, तो 2 टाइप्स की कैपिटल होती है बेटा। रिजर्व कैपिटल इज नॉट द टाइप्स ऑफ कैपिटल, रिजर्व कैपिटल इज द पार्ट ऑफ द क्या बेटा? इक्विटी शेयर्स कैपिटल। बोला सर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये कैपिटल वो कैपिटल, हाँ। और रिगार्डिंग माय पॉइंट्स थोड़ा ध्यान समझना। अब मुझे को ये समझाना है इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है। तो जब मैं इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ तो समझना, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करता हूँ, दोनों ही कैपिटल है, दोनों ही कैपिटल के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। बट एक चीज का आप लोग ध्यान रखना बेटा, इसी ध्यान रखना बेटा कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये भी कैपिटल का हिस्सा है, ये भी कैपिटल का हिस्सा है। बट जब कंपनी बंद होती है, तो जब भी पेमेंट इनको दिया जाएगा दोनों में से, तो सबसे पहला कैपिटल में जिस व्यक्ति को पेमेंट में प्रेफरेंस मिलता है, उस कैपिटल को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का नाम ही क्या? प्रेफरेंस मिलना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो जब किसी कंपनी का लिक्विडेशन होता है, तो कंपनी अपने सभी असेट्स, सारी असेट्स, लायबिलिटी को बेचकर सभी लायबिलिटी का पेमेंट हो जाएगा, तो बचा हुआ पैसा कौन लाएगा? बिजनेस का मालिक। बिजनेस का मालिक कौन बेटा? शेयर होल्डर। और एक बात बोलता हूं बेटा, ये जितने भी व्यक्ति हैं, पिंटू, रिजू, हर्ष, विशाल, प्रियांशी, इनका सबको नाम के बदले में इन सबको एक नाम बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज शेयर्स होल्डर। क्यों बोलते हैं बेटा? दीज ऑल आर द पर्सन, इसने इस ऑर्गेनाइजेशन शेयर को होल्ड करके रखा है, इसलिए से कहा जाता है बेटा शेयर्स होल्डर्स। आप लोग बोलते हो शेयर होल्डर, बट व्हाई? यू हैव नो लॉजिक, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन हैविंग ए शेयर्स। इन व्यक्ति के पास क्या बेटा? शेयर्स हैं। इन व्यक्ति के पास क्या बेटा? शेयर्स है। शेयर को क्या करते हैं बेटा? होल्ड करते हैं। इस कॉल्ड क्या बनेगा? शेयर्स होल्डर। आर यू गेटिंग? एक होल्डर है, बहुत सारे, इसलिए शेयर होल्डर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से हम बात करते हैं, तो अगला पॉइंट क्या होगा? बड़े ध्यान से आप लोग समझना। तो जब दोनों टाइप की शेयर कैपिटल भी आपकी कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आपकी क्या बेटा? कैपिटल है। तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूं, ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या कि ये जो कैपिटल, इन दोनों कैपिटल में से जिस कैपिटल को सबसे पहला पैसा मिलने का अधिकार होता है, उस कैपिटल को क्या बोलते हैं बेटा? प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। इनफैक्ट एक बात बताओ, नॉर्मली जब एक व्यक्ति बिजनेस करता है तो पैसा कमाता है, पैसा कमाने के बाद क्या उस पैसे को कैपिटल में ऐड किया जाता है? एक सॉल्व प्रॉपर्टी कंसेंस प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट कमाने के बाद हम क्या करते हैं? कैपिटल में ऐड कर देते हैं। पर जब मैं यही पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात करते हैं, जितना भी हम प्रॉफिट कमाते हैं, उस प्रॉफिट को हम कभी कभी क्या कर देते हैं बेटा? पार्टनर्स में बांट देते हैं। बेटा बोलो क्लियर? तो इसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पर जब किसी कंपनी के बारे में बात करते हैं, जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है, तो प्रॉफिट कमाने के बाद प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर को। तो जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस डिस्ट्रीब्यूशन का टेक्निकल नाम है बेटा डिविडेंड। आप लोग सभी समझते, डिविडेंड होता है, डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड होता है क्या? जब कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट कमाने के बाद प्रॉफिट में कुछ हिस्सा देती है, प्रॉफिट देती है। से एग्जांपल, मैंने यहाँ पे बोला कि मेरे पास इस साल 40 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 40 लाख रुपए का मेरे को क्या हुआ बेटा? प्रॉफिट हुआ। अब मुझे बताओ, 50 लाख की कैपिटल लगाकर मैंने 40 लाख का प्रॉफिट कमाया, 40 लाख पे क्या है? मेरा अधिकार है, कंपनी का अधिकार है? आंसर इज नो। अधिकार किसका? बिजनेस के मालिक का। बिजनेस का मालिक कौन? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन? पिंटू, रिजू, हर्ष, विशाल और प्रियांशी। ये पांचों व्यक्ति का इस प्रॉफिट पे क्या अधिकार है? तो क्या इस प्रॉफिट को डिवाइड पे हम 5 कर दें? गलत।
ये जो 40 लाख रुपीस का जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है, ये 5 लाख शेयर्स का है। मतलब हर व्यक्ति का 1 रुपए पर शेयर प्रॉफिट में अधिकार है। तो मतलब इसके पास कितने शेयर थे बेटा पिंटू के पास? बेटा 10,000। 10,000 मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा? 8। दैट मीन्स कितना? 80,000 का अधिकार है। मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा? 8। 1,20,000 का अधिकार है। मल्टीप्लाई बाय 8, 1 लाख रुपीस का क्या बेटा? ओहो गलत हो गया। यहाँ पे आएगा 2 लाख। 2 लाख का क्या है बेटा? अधिकार है। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आएगा? 32 लाख रुपीस का अधिकार है। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 8 4 लाख रुपीस का अधिकार है। तो इन सब का सम करोगे तो वापस से कितना आएगा बेटा? 40 लाख रुपीस का प्रॉफिट ही आएगा। जिस प्रॉफिट में किसका अधिकार है? इतना 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 अधिकार है। अब प्रॉफिट कमाने के बाद प्रॉफिट को बांटा जाता है। अब से एग्जांपल, कंपनी इस 40 लाख में से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सर ने बताया होगा बीओडी, कंपनी के जितने भी, एक्चुअली क्या होता है, ये सिर्फ नॉलेज पॉइंट से आपको बता रहा हूँ। जब आप एग्जीक्यूटिव में, जब मैम आपको पढ़ाएंगे, रितिका मैम, तब आपको बताएंगे डिविडेंड कैसे बढ़ा जाता है, क्या तरीका होता है। सर इतनी टेक्निकल बातें मैं नहीं करूंगा अभी आपके साथ, सिर्फ इतना सा बोलता हूँ कि जब भी कोई कंपनी डिविडेंड बांटना चाहती है तो डिविडेंड कितना बांटना है डिसाइड करते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन डिसाइड करता है बेटा? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। शायद हो सकता है ये पॉइंट आपको कभी काम आ जाए आपके लो वाला सब्जेक्ट के अंदर। तो कंपनी जब भी प्रॉफिट कमाती है तो प्रॉफिट कमाने के बाद क्या करती है? प्रॉफिट को बांटती है। तो प्रॉफिट को बांटना मतलब क्या होता है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करना। इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? अंश, एक तरह लाभांश होता है। क्या बोलते हैं बेटा? डिविडेंड को शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? लाभांश। लाभांश, लाभ में अंश। समझना, एकदम इवनिंग कमिंग बात करो। लाभांश, डिविडेंड को हिंदी में कहा जाता है बेटा क्या बेटा? लाभांश। बोल पाओगी इसे हिंदी में? अरे ऐसा नहीं, इतना बहुत टफ, हिंदी बहुत टफ लैंग्वेज है बेटा। इंग्लिश मतलब कोई लैंग्वेज ही नहीं है। ऐसा मत सोचो हम इंग्लिश पढ़ के आ रहे हैं सोन सो। मैं खुद बोलता हूँ मैं हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हूँ बेटा। समझ तो, विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट, ठीक है ना बेटा? ना तो से एग्जांपल, डिविडेंड को बोलते हैं क्या बेटा? लाभांश। ये लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट, लाभांश के ऊपर बिंदी आती है, आप लाभांश लिख दोगे बेटा, इससे दौड़ से समझ में आता है लाभांश है बेटा। हाँ, बिंदु यहाँ पे आएगा। क्लियर? अब समझना बेटा, ये लाभांश के बारे में आप लोगों से बात करते हैं। लाभांश, लाभ मतलब क्या होता है? प्रॉफिट, फायदा। अंश मतलब क्या? पार्ट। तो प्रॉफिट में अधिकार। मुझे बताओ, इस 40 लाख में से जरूरी कंपनी सारा प्रॉफिट बांट दे? नहीं, बांट सकती और नहीं बांट। तो जनरली जितना कंपनी प्रॉफिट कमाती है पूरा प्रॉफिट नहीं बांटती है, ही प्रॉफिट वो बांटती है। तो मुझे बताओ, इसमें से कंपनी ने सोचा हम 10 लाख का प्रॉफिट बांटेंगे, तो क्या ये 10 लाख लाभ में हिस्सा है? लाभ में से लाभ का अंश है, पार्ट है। तो डिवाइड बाय कितना है बेटा आपके पास? 5 लाख। कितना आया बेटा? 2 रुपीज। एम आई राइट? तो मतलब 8 रुपए के पर प्रॉफिट में से 2 रुपए का हर व्यक्ति का क्या प्रॉफिट में अधिकार मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड एज डिविडेंड। आया समझ बेटा? अरे नहीं है मेरी बात समझ बेटा? क्लियर? अब मैं एक बात, डिविडेंड का समझ में आया बेटा आपके पास? क्लियर? जब एक्ट में पढ़ो तो एक्ट में लिखा होगा प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं शेयर होल्डर को, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डिविडेंड। दैट्स इट। बट बना कैसे? लॉजिक, इसके रूट क्या, इसके वजह कैसे बना, क्या हुआ चीज के बारे में अपन यहाँ पे बात करें। तो प्रॉफिट में जो हम बंटवारा करते हैं, तो अब मुझे बताओ, अब ये प्रॉफिट में बंटवारा बोलो, तो प्रॉफिट में भी सबसे पहले किसको प्रॉफिट जो बंटवाएंगे? सबसे पहला पैसा किसको दिया जाएगा? इसको। इसको देने के बाद पैसा किसको दिया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। जो इक्विटी शेयर कैपिटल हेल्ड करता है उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। जो प्रेफरेंस शेयर हेल्ड करता है उसे बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। इन दोनों को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। सिद्धार्थ, क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? तो मेरा आप लोगों से क्या बोलना है इस चीज के बारे में, समझ में आया सभी को? तो मेरा आपसे इतना, गौरव नींद आ रही है तो चाय पिलवाऊं? समझना पड़ेगा हमसे। अब हम अगले पॉइंट के बारे में, पिंटू धीरे से बोल दिया। हाँ, आपके पड़ोसी ने सुना नहीं पर मैंने सुन लिया। क्या गलत बोला? पीनी है? नालायक, पीने की बात करते हो? हाँ, नालायक कहाँ पढ़ रहे हो पता है आपको? क्लास में ऐसे बजाय अगली बार माफ नहीं किया जाएगी, ध्यान रखना ना। बड़ा ध्यान समझना,
इक्विटी शेयर कैपिटल और क्या बात की जा रहा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो समझना इक्विटी शेयर कैपिटल प्रॉफिट में भी अधिकार सबसे पहले किसको मिलेगा, जब इनको प्रॉफिट बांट दिया जाएगा इसके बाद जो कुछ भी प्रॉफिट आएगा वो किसको दिया जाएगा। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया, ये पॉइंट पर ध्यान समझ। तो इसलिए बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और एक बात बोलता हूं कि सबसे पहले इक्विटी समझ में आया बेटा, फिर इक्विटी शेयर के डिफरेंट पार्ट नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर के डिफरेंट पार्ट्स वापस अगेन होते हैं। और रिगार्डिंग माय पार्ट्स, तो जब मैं इक्विटी शेयर के बाद प्रेफरेंस शेयर की बात करता हूं बेटा, तो प्रेफरेंस सबसे पहले डिविडेंड का मतलब समझ में आया बेटा। डिविडेंड में अधिकार पहले किसको होगा, इनको या इनको, प्रायोरिटी किसको मिलेगी, प्रेफरेंस को या इक्विटी शेयर्स को। कैपिटल का जब पेमेंट होगा तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इक्विटी को या प्रेफरेंस शेयर को। सीधी सी बात, जब इनको पेमेंट किया जा रहा होगा तो सबसे पहले इनको पेमेंट किया जाएगा। जब तक इनको पेमेंट नहीं होगा तब तक इनका पेमेंट नहीं होगा। यस प्लीज, यस मैं बता रहा हूं, 10 मिनट बात कर दो। अब समझना, जब कोई कंपनी अपना शेयर इश्यू करती है तो उसमें बोलती है कि इक्विटी शेयर से ये क्या होगा बोला, प्रेफरेंस शेयर से। बात करता हूं, ध्यान समझना, ध्यान समझना। अब आपका बोलना है कि सर ऐसे तो हर केस में क्या हर व्यक्ति क्या करेगा, प्रेफरेंस शेयर प्रेफर करेगा। ध्यान समझना बेटा, प्रेफरेंस शेयर पे मिलने वाला रिटर्न क्या होता है, फिक्स होता है कि आपको प्रॉफिट में इतना % ही मिलेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। बट इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में कितना मिलेगा ये फिक्स नहीं होता है। से एग्जांपल आपने कई बार देखा होगा, आपने पहले पढ़ा होगा, तो आपने वहां पढ़ा होगा कैसे बेटा कि यहां लिखा है 14% प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब इनको हर साल जो डिविडेंड मिलेगा वो कितना मिलेगा, 14%। मतलब से एग्जांपल, अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू 100 रुपए है तो 100 रुपए का कितना % मिलेगा बेटा, 14 रुपए ही। 100 रुपीज का 14 कितना होता है बेटा, 14 रुपीज ही अल्टीमेटली क्या होगा बेटा आपके पास, जवाब दो, क्लियर। ये 14 रुपीज है, ये 14 रुपीज ही बेसिकली अल्टीमेटली क्या बेटा डिविडेंड मिलेगा। तो सर अगर ये 10 रुपए का एक शेयर है और यहाँ पे परसेंटेज गिवन ही नहीं है, यहाँ पे तो कभी 5 हो सकता है, कभी 15 हो सकता है, कभी 25 हो सकता है, इससे कम ज्यादा कुछ भी परसेंटेज हो सकता है। अब आपको लगेगा सर 10 का 25 भी मिलेगा, 2.5 मिल रहा है बेटा, तो भाई 2.5 मिल रहा है 10 रुपए के बदले में, और इस व्यक्ति के पास 10 ये होंगे शेयर्स, तो अल्टीमेटली 100 रुपए कैपिटल जाएगी, फिर 25% करोगे कितना आएगा, 25 रुपए। ज्यादा किसको मिला, इसको। बट एक मिनट बेटा, अब मैं एक चीज बात हूँ बेटा, ध्यान समझना बेटा। इसी के साथ साथ जब मैं इस चीज के बारे में आप लोगों को एक बात बोलता हूँ बेटा, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और मान लो किसी इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू कितनी है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, जब भी कोई प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे इक्विटी शेयर की, प्रेफरेंस शेयर की, डिबेंचर्स की फेस वैल्यू नहीं मिलती है। ध्यान रखना, इक्विटी शेयर के फेस वैल्यू हमेशा 10 रुपए मानोगे, प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू हमेशा 100 रुपए मानोगे, और डिबेंचर्स की फेस वैल्यू हमेशा 100 रुपए मानोगे। ये एक जनरल एजम्पशन है जो आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। क्या हम कुछ और फॉलो नहीं कर सकते हैं क्या, नहीं। और क्वेश्चन नहीं बोल दिया तो आप चेंज करोगे, बाकी कभी भी आप अपना एजम्पशन चेंज नहीं करोगे। जनरल एजम्पशन का मतलब क्या, जो सभी व्यक्ति फॉलो करते हैं। और रिगार्डिंग माय पॉइंट्स क्लियर। अब एक पॉइंट और बोलना चाहता हूं, बड़े ध्यान से आप लोग समझना कि मैं एक बात सर फेस वैल्यू का एक बात रह गई थी समझाना, फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है। एक बात मुझे बताओ, क्या जब ये 5 लाख कैपिटल है, मतलब हमने अपनी कैपिटल के 5 लाख टुकड़े कर दिए, 5 लाख यूनिट में डिवाइड कर दिया, अब इसमें से 10,000 एक मतलब एक यूनिट कितने रुपए की हुई बेटा, 10 रुपीज की। तो उस यूनिट पे वैल्यू दिख रही है क्या, उस यूनिट की फेस पे कुछ वैल्यू दिख रही है। अरे क्या जो यूनिट है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, उसके चेहरे पे दिख रही है क्या, उसे फर्स्ट प्राइमरी फेस दिख के लिख रहा है, इसलिए उस वैल्यू को क्या बोलते हैं बेटा, फेस वैल्यू कहा जाता है। इनफैक्ट एक बात बोलता हूं बेटा कि ये तो जैसे एग्जांपल, मैंने आज सबसे पहले पिंटू की बात करता हूं, आज पिंटू को मैंने 10,000 शेयर्स इश्यू किए, तो 10,000 शेयर इश्यू किया, इसका क्या प्रूफ है, मैं इनको 10,000 शेयर का सर्टिफिकेट दूंगा, उसमें लिखा होगा कि मैंने आपको क्या दिए, 10,000 शेयर दिए, ठीक है। और जब मैं यही करता हूं, 1 मिनट के लिए मान लो शुभम को मैंने कोई एक शेयर दिया, कितना शेयर दिया बेटा, एक शेयर दिया, तो एक शेयर का सर्टिफिकेट दूंगा, तो एक शेयर के सर्टिफिकेट लिखा होगा उस शेयर की वैल्यू कितनी है।
उस शेयर की वैल्यू कितनी है। जो शेयर सर्टिफिकेट दिया गया है इसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू कितनी है बेटा, तो उस वैल्यू को क्या बोलते हैं बेटा, फेस वैल्यू। उस आर्गुमेंटिंग में अब बट इसकी फेस वैल्यू की बात कर ले, बट इसके मार्केट में इसकी वैल्यू कुछ ज्यादा भी हो सकती है, इसकी वैल्यू कम भी हो सकती है। और जितने का शेयर सर्टिफिकेट दिख रहा है उससे मैं ज्यादा में भी इश्यू कर सकता हूं और कम में भी इश्यू करता हूं, जितने का है उसको इतने में भी इश्यू कर सकता हूं। बट ऑब्वियसली बात, एक बात बताऊं, क्या ये शेयर इश्यू करने की बात, इश्यू वर्ड बीच में कहां से आ गया, क्या ये मैंने शुभम को हटाते हैं, अब पिंटू पे, रिजू पे, हरीश पे, विशाल पे, प्रियांशी पे आते हैं, क्या मैंने पिंटू को 10,000 शेयर दिए होंगे तो इसके बदले पैसा लिया होगा या नहीं लिया होगा, तो बताओ एक शेयर पे कितना लिया, जब कुछ नहीं गिवन है तो जितने की फेस वैल्यू है उतना ही पैसा लिया होगा, ऐसा माना जाता है। और जितने का शेयर की फेस वैल्यू होती है और उसके बदले में उतना ही पैसा हम लेते हैं तो बोलते हैं इसको इश्यूड एट पार, एट पार। बट जितने का शेयर है, जितने का फेस वैल्यू का शेयर है उससे हमने ज्यादा लिया, मतलब क्या बोलेंगे, इश्यूड एट प्रीमियम। पर जितने का फेस वैल्यू का शेयर है उससे कम पे हमने शेयर इश्यू किया, इश्यूड एट डिस्काउंट। अरे हाँ है ना, क्या मतलब, प्रीमियम पे किया, एक्स्ट्रा पे किया, एक्स्ट्रा इज कॉल्ड एज प्रीमियम, कम पे किया फायदा इज कॉल्ड एज डिस्काउंट। अरे आपसे एग्जांपल, शॉपर स्टॉप पे गए और वहां पे जाके डेनिम परचेज की और डेनिम के ऊपर प्राइस लिखी हुई थी कितने रुपए की, 10,000 रुपीज की, 10,000 के बदले में आपने 10,000 पे किया, तो जितना था उतना ही पे किया एट पार। पर 10,000 की एमआरपी थी, उसके बदले में आपने 6,000 रुपीज आपने पे किया, तो क्या 40% का क्या मिला, डिस्काउंट। अब मान लो एक की जींस थी, उस एक जींस के लिए बहुत सारे व्यक्ति मर रहे थे, एक की जींस है इसको मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा, तो 10,000 रुपए जींस के बदले में किसी ने उसको 12,000 रुपए पे किया, 2,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा पे किया, 2,000 रुपीज द प्रीमियम पे फॉर द जींस फॉर द डेनिम। अरे हाँ है ना, उसको बोलेंगे एट प्रीमियम। तो जब भी क्वेश्चन कुछ ना बोले कितने पे इश्यू किया, ऑलवेज इश्यूड एट पार। जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो उसको ये ना पता लगे, टाइम क्या बैच का बेटा, मैं तो भूल गया, 9:45 तक है, नहीं यार बेटा मुझे कुछ नहीं, 9:30 तक ही है बेटा, नहीं वो शायद मुझे भी नहीं पता टाइम क्या है। श्योर, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से यहाँ पे बात करता हूं तो बड़े ध्यान से आप लोग समझना इस चीज के लिए कि जो भी हमने शेयर इश्यू किया तो जितने का शेयर है उसके बारे में नहीं पता, तो फेस वैल्यू कितनी मानोगे बेटा, 10 या 100 या 100 कुछ मानोगे, 10 इक्विटी शेयर की 10, प्रेफरेंस शेयर की 100, डिवेंचर्स की, तो डिवेंचर बीच में कहां से आ गया, समय चर्चा करूंगा। डिवेंचर्स एक प्रकार से क्या होता है, लोन। सही चल क्या रहा है वो समझ में नहीं आ रहा स्वप्निल, इक्विटी शेयर क्या समझ, ठीक है बोला समझ में आ गया, ऐसा ऐसा होता है, बट चल क्या रहा है अब को भी समझ में नहीं आ रहा है। बेसिकली क्या होता है, जब एक बिजनेस शुरू करना होता है तो उसके लिए कैपिटल की आवश्यकता लगती है, बिजनेस चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, तो पैसा को हमें 50 लाख की आवश्यकता है, 50 लाख मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैंने इन व्यक्ति को बोला ये मैं 50 लाख मैं बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं, मुझे 50 लाख की आवश्यकता है, क्या आप पैसा मेरे बिजनेस में लगाना पसंद करते हो। तो 50 लाख लाने के तरीके, एक तरीका तो ये कि मैं इक्विटी शेयर इश्यू करूंगा, इक्विटी शेयर से पैसा आएगा, इसको बोलेंगे पैसा आता है। ये प्रेफरेंस शेयर इश्यू करूंगा, किसी के साथ साथ मैं बाजार से आके मैं लोन ले लूंगा, क्या लूंगा बेटा, लोन। बैंक के पास गया, बैंक से मैंने लोन ले लिया, कितने का, मान लो 10 लाख का लोन ले लिया, पर बैंक के 10 लाख रुपए देने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए फिर हम इश्यू करते हैं डिवेंचर्स। डिवेंचर्स क्या होते हैं, डिवेंचर्स के लिए पढ़ेंगे तब इस चीज के बारे में चर्चा मैं आपके साथ में करूंगा। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स अल्टीमेटली क्या, बिजनेस के लिए फंड है, जिनकी वजह से फंड रेज होता है। और रिगार्डिंग माय पॉइंट्स, अब जब मैं अगले पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से बात करता हूं, ये होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट पे आपके पास जाऊंगा तो अगला पॉइंट बड़े ध्यान से आप समझना, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में बात कर लिया, तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या सबको समझ में आया। और एक बात बताऊं, कोई भी कंपनी अपना शेयर पार पे इश्यू कर सकती है, प्रीमियम पे इश्यू करती है, पर एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कोई भी कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती। और रिगार्डिंग में तो कोई भी कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती, सिर्फ 2 केसेस में कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट में इश्यू कर सकती है। जनरली कोई भी कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट, मैं इक्विटी शेयर की बात कर रहा हूं, डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती, बट इन द फॉलोइंग 2 केसेस, पहला
स्वेट इक्विटी शेयर, दूसरा फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू। से फॉरफिटेड शेयर क्या होता है ये मैं भी समझाऊंगा नहीं, सिर्फ समझ दूंगा अभी स्वेट इक्विटी शेयर। आप इसको बता पाएगा स्वेट इक्विटी शेयर? पढ़ाया होगा? नहीं आया सिलेबस में कभी आपका? पढ़ाया होगा यार, या साथ खड़ा करो बताओ बेटा इधर क्या नाम है? स्वेट इक्विटी शेयर किसे बोलते हैं? बेटा इसको स्वेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पसीना। बस प्लीज, स्वेट इक्विटी पढ़ाया सर ने या मैम ने? मैम तो नहीं पढ़ाएंगे, सर पढ़ाएंगे इसको तो। हाँ कुछ आइडिया बेटा? नो आइडिया। बेटा हर्ष नो आइडिया। आर्ची बेटा नो आइडिया। गौरव नो आइडिया। विशाल अगर नहीं बताया ना मैं लटका दूंगा पंखे बेटा आज। हाँ क्यों देती है? ना 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 बेटा ना। और जयश्वी आपके साथ बुरा बर्ताव करना ही पड़ेगा, लटकाना पड़ेगा मेरे को बेटा। प्रियांशी ठीक है। नहीं इधर बेटा, नाम क्या बताया था आपका? नेहल के पास जो बच्ची बैठी हुई उसका नाम क्या है? ध्वनि। यस बताएं। ओ इधर बेटा। अरे बता दिया? नहीं बताया? यस यस बेटा आप बताएं। ना 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 बेटा ना, बिल्कुल भी नहीं। अरे बोल दे गलत है। प्रमोटर्स को नहीं दिया जाता है स्वेट इक्विटी शेयर्स बेटा, कंपनी के एम्प्लॉइज को दिया जाता है प्लीज। अरे बेटा फिर वही बात है बेटा, अपने आप को ज्ञानवर्धक समझते हो। प्रोमोटर्स को शेयर्स डबल शेयर ही होते हैं बेटा, कोई स्वेट इक्विटी शेयर्स नहीं होते हैं बेटा। कंपनी के कुछ की एम्प्लॉइज होते हैं बेटा, या कंपनी के जो मेन एम्प्लॉय जिनकी वजह उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता है, इनके मतलब रिवॉर्ड में जो एम्प्लॉइज को शेयर दिए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? स्वेट इक्विटी शेयर। और स्वेट इक्विटी शेयर जनरली बेटा कंपनी के हाई प्रोफाइल एम्प्लॉइज को दिया जाता है, नॉर्मल एम्प्लॉइज को नहीं देता है। नॉर्मल एम्प्लॉय जो दिया जाता है बेटा उनको बोलते हैं बेटा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, वो अलग चीज है बेटा। क्लियर? प्रोमोटर्स जो शेयर देते हैं वो शेयर ही होते हैं बेटा, उनको स्वेट इक्विटी शेयर्स नहीं बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? क्लियर? तो आपका बोलना दिया जाता है ये समझना बेटा। प्रोमोटर्स को ध्यान समझ में आया मेरी बात बेटा? तो प्रोमोटर्स का शेयर अलग होता है, वो अल्टीमेटली फिर गुडविल अकाउंट डेबिट शेयर होता है बेटा, उनको गुडविल के उनको नॉलेज के लिए दिया जाता है बेटा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं के लिए स्वेट इक्विटी शेयर्स एंड फॉरफिट शेयर, इन दो शेयर को आप डिस्काउंट में इश्यू कर सकते हो। इनके अलावा किसी और शेयर को आप डिस्काउंट में इश्यू नहीं कर सकते हो। Are you getting my words? इन शेयर को किसी ये शेयर्स को कोई और इनके अलावा किसी और शेयर डिस्काउंट में इश्यू नहीं कर सकते। अगर मान ले कर दिया तो इश्यू को वॉइड एब इनिशियो वॉइड शेयर माना जाता है, और कंपनी डायरेक्टर्स इसके लिए पेनल्टी पे करने के लिए लायबल होते हैं, जो मिनिमम 1 लाख रुपीज और अप टू रुपीज 5 लाख तक बताया होगा। क्लियर? ध्यान रखना चीज के बारे में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? हम वापस मुद्दे पे आते हैं बेटा, सब मुद्दे की बात चल रही थी, हम बात करते हैं प्रेफरेंशियल कैपिटल के बारे में। तो प्रेफरेंशियल कैपिटल को बताओ, कैपिटल में पहला पैसा मिलता है बाद में पैसा मिलता है? पहले। कितना किससे पहले? इक्विटी शेयर से पहले। मतलब सारी आउटसाइड लायबिलिटी का रीपेमेंट हो जाएगा, उसके बाद पैसा किसको दिया जाता है? बिजनेस के मालिक को। मालिक मतलब शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन? इक्विटी प्रेफरेंस शेयर दोनों, बट सबसे पहले पैसा किसको? प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद किसको? इक्विटी शेयर। अब एक बात बोलता हूं, अब ये प्रेफरेंस शेयर होते हैं, इनके डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पहला पार्ट लिखो बेटा, लिखो कल हमने क्या पढ़ा था? सॉरी
अच्छा, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट की चर्चा हमने आपके साथ की थी। अब बड़े ध्यान से आप लोग समझना, क्या लिखा है? अच्छा हाँ लिखो, हाँ हो जरूरी नहीं हाँ बोलते हैं फेस वैल्यू पार वैल्यू सेम है बेटा, सेम ही होगी ना बेटा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? समझना मेरी बात बड़ा ध्यान से। अच्छे नहीं, सभी लोग ध्यान समझना। हम कल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल के बारे में बात करते। लिखो पहला रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल, सेकंड लिखे बेटा, सेकंड लिखे बेटा आप लोग, irredeemable preferential capital, थर्ड लिखे हैं आप लोग बेटा कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल कैपिटल, कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल कैपिटल। नेक्स्ट लिखे नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल कैपिटल, नेक्स्ट लिखे नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल कैपिटल। नेक्स्ट लिखे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल कैपिटल, पार्टिसिपेटिंग। अरे शुभम लिखने कौन आएगा? मैं बाल बना रहे हो? हाँ सर, नालायक है कितना से में बाल। नेक्स्ट लिखो कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल कैपिटल, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल कैपिटल। आवाज नहीं है क्या अंदर? नेक्स्ट लिखे बेटा आप लोग पार्टिसिपेटिंग हो गया, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल। अब क्या ये सभी प्रेफरेंशियल्स का नाम पहले आप सुन चुके हो या सुनना बाकी है? तो बस सुन चुके हो तो इनका मीनिंग भी आपको पता होगा। नेहल, पता था सर मुझसे ही पूछेंगे तो मैं पहले ही मना कर दिया कि समय सुना ही नहीं है। नेहल, सबसे आसान क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल का मतलब क्या होता है? रिदीमा अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहना आज, ठीक है सर? नहीं सर पता है पर बोल नहीं पा रही हूं। हाँ गौरव, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल किसे कहते हैं? प्रियांश तैयार है ना? क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, सबसे टफ पॉइंट आपसे पूछूंगा मैं। सही है, क्या बात हुई? नेहा, उससे भी टफ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। यस गौरव, बेटा सब पढ़ लो पहले से ही बेटा एक बार, है ना? सभी नोट्स बंद, सभी के नोट्स बंद, नोट्स बंद, सब पता सब। ओजस्वी, आपको स्पेशली बोले नोट्स बंद करने के लिए? मैं पढ़ा रहा हूं अभी, कंपनी अकाउंट पढ़ रहे हो, कंसाइनमेंट सर वो भी सी से शुरू होता है, भी सी से शुरू होता है। वैष्णवी, आपके पीछे वाली बेंच पे देखो किसी के नोट्स खुले हुए तो नहीं है? नेहल, आपके पीछे देखो वाली बेंच में देखो नोट्स किसी खुले हुए तो नहीं है? रिजू, पीछे वाली बेंच में नोट्स खुले हुए तो नहीं है? बेटा नोट्स खुले हुए हैं, आंखें झूठ बोलती है, ध्यान रखना बेटा। हाँ ये ध्यान रखना, आप जवाब दो। मैं को यहाँ से नहीं देख पा रहा हूँ तो मैं आपके आंखों से देख पा रहा हूँ वहां पे बेटा, ये ध्यान रखना बेटा ना। मैं इतना शातिर तो हूँ, आप जितना तो नहीं हूँ बेटा। आपने मुझे बोला कि सर खुली हुई नहीं है, और आपकी आंखों से मैंने पढ़ लिया कि वहां पे बुक्स खुली हुई है नहीं हुई बेटा। थोड़ी बहुत दुनिया मैंने भी देखी हुई है बेटा, भरोसा उठ जाएगा, ध्यान रखना जीवन भर के लिए बेटा ना। मैं एक बार अगर आपने झूठ बोला मेरे से कभी और मैं पकड़ लिया तो मैं जीवन में कभी आप पे यकीन कभी भी नहीं करूंगा। और ये जीवन बहुत छोटा है बेटा, कब निकल जाएगा पता भी लगेगा नहीं। और ये दुनिया बहुत छोटी है, दुनिया बोलते तू बढ़िया है, बहुत बड़ी दुनिया है, ऐसा मेरा नहीं मानना है।
दुनिया बहुत छोटी है बेटा, आप जीवन में कहीं कहीं वापस आपका टकराव तो होना है, वापस एक दूसरे से, ये बात तो तय है। रिजू बंद करवा रहे हो तो किसी एक के नोट्स तो खुले थे बेटा उस टाइम पे, कुछ था ऐसा क्या? मेरा शक गलत था? गलत था? बुक तो का एक पेज खुला हुआ था नोट्स का ना, तो आपने क्यों बोला कि नोट्स बंद कर? चलो विशाल, किससे पूछा? प्रिंस, कल क्लास क्यों पाए आप? नालायक, तुम्हारी बैच ही नहीं आए। सब अकाउंट से खत्म हो गए, फिर आगे करना ही क्या? तो आपके पास लिया, ताकि गलती से मत बोलना बेटा। हाँ मुझे पता था कि वो डायलॉग होता है चिपकाने के टीचर्स को, इसलिए अगली बैच में आया नहीं, क्योंकि पढ़ने में मजा ही नहीं आता आपकी बैच के अलावा किसी और में बेटा। ये एक स्टूडेंट्स का एक फेवरेट डायलॉग होता है हमेशा चिपकाने के लिए। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ प्रिंस? नो सर। गौरव, मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया इतने दिन बेटा आपसे। बेटा मेरा क्वेश्चन आपसे है, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल का मतलब क्या होता है? वापस वही क्वेश्चन। सॉरी, उसको बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंशियल। रिजू, ये जवाब तो आप भी दे सकते हो। सर ये कैसा टफ पूछो आप तो सर। रिडीमेबल प्रेफरेंशियल का मतलब क्या होता है? पास। शुभम बेटा, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल का मतलब क्या होता है? नाम क्या है जी? मुस्कान। मुस्कान, आप मुझे बताओगे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल्स का मतलब क्या होता है? नोट्स में लिखा वही होता है, आप ही पढ़ लेना। नहीं पता? नाम? प्रांजल। यस बेटा। रिधिमा, पार्टिसिपेट करते हैं उनको पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल कहते हैं। यस, आपको जवाब देना। नाम? नाम नाम सौम्या। हाँ, नहीं, वैष्णवी। वापस बोलना एक बार। समझना मेरी बात। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल का मतलब क्या होता है, बड़े ध्यान से आपको समझना। देखो, प्रेफरेंशियल पे मिलने वाला डिविडेंड फिक्स होता है या फिक्स नहीं होता है? फिक्स। उनको जितना फिक्स देना था उतना दे दिया। उसके बाद भी अगर प्रेफरेंशियल देने के बाद किसको दिया जाएगा? इक्विटी शेयर को या प्रेफरेंस शेयर को? इक्विटी शेयर। तो मेरा आप लोगों से ये बोलना है कि इक्विटी शेयर को दे दिया, प्रेफरेंस शेयर को दे दिया, और एक स्पेसिफाइड परसेंटेज किसको दे दिया? इक्विटी शेयर को भी दे दिया। उनके देने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बचता है और उस प्रॉफिट में से भी अगर फिर प्रॉफिट उनको, लेट एग्जांपल, प्रेफरेंस शेयर थे 14% वाले। कितने परसेंट वाले बेटा? 14% वाले प्रेफरेंस शेयर। अब 14% वाले प्रेफरेंस शेयर से प्रॉफिट 14% दे दिया। इसी के साथ साथ ये भी डिसाइड किया गया था, अगर इक्विटी शेयर होल्डर को 15% डिविडेंड देने के बाद, अगर डिविडेंड देने के बाद अगर प्रॉफिट बचेगा तो हम बचे हुए प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट और देंगे। किसको बेटा? प्रेफरेंस शेयर को। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर को हम क्या बोलते हैं? पार्टिसिपेट प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है। हाँ बेटा, नहीं गलत बोला मैंने? थैंक यू बेटा। यश, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है? ठीक,
मतलब एक्चुअली क्या होता है, जो हम प्रेफरेंशियल इश्यू करते हैं, इश्यू करने के बाद जैसे आज मैंने प्रेफरेंशियल इश्यू किया तो मैंने आपको शेयर दिया और आपसे पैसा मैंने लिया, और ये पैसा एक सर्टेन टाइम लिमिट के बाद मेरे को वापस आपको देना होगा, और जो शेयर मैंने आपको इश्यू किए थे ये शेयर मैं आपसे वापस लूंगा। ऐसे प्रेफरेंस शेयर को क्या बोलते हैं बेटा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब जो प्रेफरेंस शेयर मैंने इश्यू किया, इश्यू करने के बाद मैं आपको पैसा पे नहीं करूंगा, कब तक, जब तक मेरी कंपनी का लिक्विडेशन नहीं हो जाता, उनको बोलते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कोई भी कंपनी अपने यहाँ पर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं कर सकती। और कोई भी कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रही है, समझना, कोई भी कंपनी अगर क्या कर रही है बेटा, प्रेफरेंस शेयर क्या कर रही है बेटा, इश्यू कर रही है, तो ध्यान रखना बेटा वो 20 इयर्स के लिए मैक्सिमम के लिए इश्यू करेगी, 20 साल के बाद उसको आपको वापस रीपेमेंट करना ही पड़ेगा। अरे हाँ है ना, क्या पॉइंट सभी को क्लियर हुआ बेटा। नेक्स्ट बात करेंगे किसके लिए, क्या मैं क्यों पूछूं आपसे, और जैसे बेटा अगर गलत बताया तो सही में आज क्लास से बाहर हो जाओगी। क्वेश्चन मेरा सुनना, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है? दैट्स इट, सिंपल सी बात। सही, इसमें क्या था सर? नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का मतलब ये होता है कि एग्जांपल कहने का मतलब कोई भी हम प्रेफरेंस शेयर इश्यू करें, प्रेफरेंस में जो परसेंटेज डिबेंचर देंगे, परसेंटेज डिविडेंड देंगे, बात खत्म। उसके अलावा उनका प्रॉफिट में इक्विटी शेयर होल्डर को देने के बाद भी प्रॉफिट बचता है, तो इस प्रॉफिट में उनका कोई अधिकार नहीं होता है। उनको बोलते हैं क्या बेटा, नॉन कम्युलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। सो आपने हमसे तो पूछा ही नहीं अंजलि, तो बता बचे क्या सर, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किसे बोलते हैं? नहीं आता, यही तो नहीं आता है, बाकी सब आता। क्यों विशाल गुप्ता, सही गलत है क्या? मैंने ये सब पूछ लो सर, नॉन कम्युनिटी किसको बोलते, चलो नहीं, हाँ आपने बोला सर, इसको छोड़ कुछ भी पूछ लो। प्रिंस के पास बैठा बच्चे का नाम क्या? जयदीप। जयदीप के पास बैठा बच्चे का नाम क्या? अल्फ, अल्फा, अल्फुल, यस। नाम बहुत अच्छा, क्या होता है इसका मीनिंग बेटा? उर्दू, उर्दू नाम है ये, यस। इसका मतलब अच्छा तो कुछ होता होगा, बहुत टफ नाम है बेटा, तो टफ नाम है मतलब इसका बहुत अच्छा मीनिंग होता होगा बेटा यार। अल्फुल खान, कान, तो उसका कुछ मीनिंग क्या होता है बताओ बेटा? जजमेंट करने वाला, गुड। हाँ मतलब अगर टफ नाम है मतलब यार बेटा उसका उर्दू में कुछ अच्छा मीनिंग होगा, कुरान में लिखा होगा इसका नाम ऐसा कुछ, हाँ? ओ, बहुत हॉली नाम है बेटा, तो पवित्र नाम है आपका, तो काम पवित्र होने चाहिए बेटा, है ना, ये ध्यान रखना है बेटा। ईमानदारी से बोल रहा हूँ बेटा, है ना, नाम है तो उसका ईमानदारी से, नाम गौरव रखा है तो कुछ सोच समझ रखा होगा बेटा। किसने रखा नाम आपका ये? अरे इतना अच्छा नाम रखा, मालूम नहीं बेटा, पूछ घर जाके आज पूछना है बेटा, बहुत अच्छा नाम है। यस, आर्ची, आर्चीज नहीं बेटा, आर्ची, चीज लगा दिया उसके नाम के आगे आपने बेटा, चीज पसंद है नहीं? सब मेरी बात तो सबसे पहले क्यों पकड़ते हो क्लास के अंदर, ऐसा है? हर्ष, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है? भाग्यश्री, भाग्य लिखना पड़ेगा अब आपको प्रेफरेंस शेयर का। आप रख लो अपने हिसाब से जो भी रखना होगा सर। बेटा आर्टिस्ट, ये बहुत बड़ी आर्टिस्ट, आपको पता है, बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। इंस्टाग्राम पे है ना बेटा, मेरी सिस्टर भी ऐसे काम करती, तो मैं बहुत देखा, बहुत अच्छा लगा, उसको बोलता हूँ देख तो क्या करती, कुछ भी नहीं करती है,
ऐसा। अब आप बोलो, आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट कुछ भी बोल सकता है बेटा। सब मैं ड्रॉ कर सकती हूँ सर, बोल तो ही सकती हूँ, और जब मैं ड्रॉ करती हूँ बहुत कुछ बातचीत बोल बहुत सी बातें बोल देती है ऐसा। यस, नालायक। अब आप मुझे बताएंगे कम्युलेटिव प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? सब मुझसे पूछ लो ना, दीदी माँ बोल रही है ऐसा, है ना? नहीं बोला? अभी पूछते हैं चलो आपसे। नहीं पता है क्या आपको आता है? यस, नहीं आप बता दो। मेरे को नहीं आता तभी तो पूछ रहा हूं आप लोगों से। अरे बोलो बोलो। तो आप स्वप्निल, अभय और कौन बेटा? आपको टेंशन मत लो, ये सब आप लोगों के साथ के नॉन कॉमर्स के ही हैं बेटा। फालतू में सब लगते हैं कॉमर्स, हमें कॉमर्स आता है, कुछ नहीं आता है इनको बेटा, नहीं आता कुछ, ऑनेस्टली कुछ भी नहीं आता इन लोगों को। आपने अपने जीवन के 2 साल व्यर्थ ही किए हैं अकाउंट्स को पढ़ के बेटा, ऐसा प्रतीत होता है मेरे को बेटा। सब पढ़ाया नहीं तो क्या खुद नहीं पढ़ सकते हो कभी? क्या जरूरी है क्या अकाउंट्स देखना जाके टीएस ग्रेवाल सोचना उसमें इसका मीनिंग लिखा होगा? सर मुझसे पूछो ना, मैं बता रही हूं तो पूछती नहीं हूं मुझसे सर आप। हाँ बताओ कम्युलेटिव प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? अच्छा, ऐसा पढ़ा क्या? ऐसा पढ़ाया गया? उस जिन टीचर के पास जाके बोलोगे ना ऐसा, 2 कांटे देंगे कि जबरदस्ती मेरा नाम बदनाम करती हो। यस प्लीज। हाँ बोलो। कम्युनिटी प्रेफरेंस मतलब सबसे प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड फिक्स होता है। एक बात बताऊं, मैं 3 चीज आपको क्लियर करता हूं बेटा आपको। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिवेंचर्स। मैं इन तीनों को बिना बताए भी पढ़ाना शुरू कर सकता था, बट देख लो आप पढ़ के आ रहे हो बेटा, आगे जाके आपको कोई नहीं बताएगा डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स, इन क्या क्या होता है, कम्युनिटी नॉन कम्युनिटी, कुछ नहीं बताता है कोई भी। समझना, इक्विटी शेयर को पैसा कब मिलता है? इक्विटी शेयर के टाइप्स नहीं होते, इक्विटी शेयर को पैसा मिलता है, बात खत्म। कब? जब कंपनी का लिक्विडेशन हो तभी पैसा मिलेगा, इनको पैसा कभी भी पहले नहीं मिलता है, बात खत्म। प्रेफरेंस शेयर को आज इश्यू किया है तो ये बात तय है, इश्यू करने के बाद आने वाले 20 साल के अंदर अंदर इनको वापस रीपेमेंट करना कंपलसरी होगा, बात खत्म। क्यों? कोई भी कंपनी अपने यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर इश्यू करेगी वो हमेशा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही इश्यू करेगी, बात खत्म। सो इतने टाइप्स देखे, इतने टाइप्स के होते हैं, पर हमारे इंडिया में से कौन सा काम का है बेटा? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तो जब भी प्रेफरेंस शेयर के बारे में ना पता हो तो ऑलवेज मानना प्रेफरेंस शेयर कौन सा है बेटा आपके पास? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। और वो प्रेफरेंस शेयर कौन सा है? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, और वो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है। इस चीज का तो रिडीमेबल समझ में आपका हो गया, नॉन पार्टिसिपेटिंग समझ में आ गया। अनटिल अनलेस क्वेश्चन कभी कुछ प्रेफरेंस शेयर के बारे में नहीं बोले, प्रेफरेंस शेयर कौन सी कैटेगरी का है, प्रेफरेंस शेयर को मानना रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, वो प्रेफरेंस शेयर कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, वो प्रेफरेंस शेयर नॉन पार्टिसिपेट। एक प्रेफरेंस शेयर में ये 3 क्वालिटी हमेशा मिलेगी आपको, और कुछ स्पेसिफिक गिवन ना हो। ये बता दिया, ये बता दिया, पर ये बताना मेरा बाकी है। इसका मतलब ये होता है कि आपने जब भी प्रेफरेंस शेयर देखे होंगे तो मान लो से एग्जांपल हमने लिखा 14% प्रेफरेंस शेयर, सर कुछ और हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। तो इसका मतलब ये 14 लिखा, तो जितने की फेस वैल्यू है उस फेस वैल्यू का 14% जितना भी अमाउंट होगा वो डिविडेंड होगा। ये डिविडेंड आपको हर साल देना होगा अगर प्रॉफिट अवेलेबल होगा तो। और डिविडेंड बेटा हमेशा एनुअली ही दिया जाता है, वो भी हमेशा एंड ऑफ द ईयर में ही दिया जाता है, कभी भी मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस पे नहीं दिया जाता है। अब मुझे बताओ डिविडेंड देना, डिविडेंड का मतलब क्या होता है? लाभांश। लाभ मतलब प्रॉफिट का अंश, प्रॉफिट का पार्ट। अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड दोगे ना। मान लो इस साल आपने प्रॉफिट ही नहीं कमाया, क्या ऐसा हो सकता है? अगर आप प्रॉफिट कमाओगे तो आपको डिविडेंड देना पड़ेगा, अगर आपने प्रॉफिट नहीं कमाया तो आपको डिविडेंड देने की आवश्यकता नहीं है।
मान लो इस साल कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया, क्या कंपनी डिविडेंड दे पाएगी? क्या नहीं। क्या कंपनी इस साल प्रॉफिट कमाया, डिविडेंड देना पड़ेगा क्या? हाँ। अरे बोलो। तो मैं आप लोगों से ये बोलना कि अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देना होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड देने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। अब दूसरा पॉइंट किस चीज के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूं, अगर डिविडेंड दिया जाएगा तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा? आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा, बट इस साल लॉस है तो क्या मैं डिविडेंड दे पाऊंगा? आंसर इज नो। तो अगले साल जाऊंगा तो अगले साल प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड मुझे देना पड़ेगा, इस साल का भी और पिछले साल नहीं दे पाया उसका भी। उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं कम्युलेटिव। कम्युलेटिव इकट्ठा होना, जोड़ना। कहां बोला आपने? ये बोला, जबरदस्ती बोला। एंड में कौन से एंड में? इस साल के एंड में, अगले साल के एंड में, ये बोला था ना आप। मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है एंड में देना मत हर साल देना। ऐसा आपने कब बोला? मैं कैसे समझ जाऊंगा? चलो मैं कोई समझ में आया? क्या समझ में आया बोलो? गलत बात है ना, ऐसा थोड़ी होता है क्या? तो डिविडेंड का मतलब क्या? अगर इस साल सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल नहीं तो हम डिविडेंड नहीं दे पाएंगे, और डिविडेंड नहीं दे पाएंगे तो इस साल डिविडेंड रह गया। तो जब अगले साल जाएंगे, अगले साल प्रॉफिट हमने कमाया तो हम देंगे, तो पहले हमें पिछले साल का डिविडेंड देना होगा और इस साल का डिविडेंड, दोनों मिलाकर आपको डिविडेंड देना। बट सर इस साल भी अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो अगले साल जाएंगे, अगले साल जाएंगे तो उस साल का, इस साल का और इस साल का, तीनों मिलाकर डिविडेंड दिया जाएगा। इसको बोलते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। और एक बात बोलता हूं, कोई भी कंपनी अगर, ध्यान समझना बेटा, और कोई भी कंपनी अगर 2 साल से ज्यादा के लिए अगर डिविडेंड का पेमेंट नहीं कर पाती है तो उसके पास कंपनी के अंदर रेजोल्यूशन देने में पार्टिसिपेटिंग, आई एम सॉरी, अगर कोई भी कंपनी अगर कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है और 2 साल से ज्यादा, 2 साल या उससे ज्यादा के लिए डिविडेंड नहीं दे पाती है तो फिर कंपनी के पास वोटिंग राइट आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं बेटा? वोटिंग राइट। सो वोटिंग राइट क्या होते हैं? जनरली क्या होता है, कंपनी के अंदर कुछ भी डिसीजन लेना होता है तो कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स है मिलकर डिसाइड करते हैं, और जब मिलकर डिसाइड करते हैं तो कंपनी की इक्विटी शेयर की वोटिंग करवाते हैं कि ये काम करना है, बताओ क्या इच्छा। जैसे हम संडे की बात करते हैं, संडे की हम बात करते हैं, तो जब संडे की बात करेंगे तो संडे की जब हम बैच लेते हैं तो मैं पूछता हूँ बैच मॉर्निंग में लूँ या इवनिंग में लूँ या कब लूँ, तो यार पूछता हूँ आप वोटिंग रिगार्डिंग माई एफर्ट्स। अब मैं यही आप भी फाउंडेशन बच्चों, और जो दूसरी बैच वो भी सेकंड बैच फाउंडेशन की है, वो भी फाउंडेशन है, ये भी फाउंडेशन है, बट ये प्रोविजन उनको एप्लीकेबल होंगे क्या? नहीं, जबकि वो भी तो शेयर होल्डर है, ये भी क्या बेटा? शेयर होल्डर। बट ध्यान समझना, मान लो आप कौन हो बेटा? इक्विटी शेयर, वो कौन है बेटा? प्रेफरेंस शेयर। तो उनका कोई अधिकार ही नहीं आपके मीटिंग में बोलने के लिए। बट अगर उनका मान लो प्रेफरेंस शेयर, ये बैच कौन सी? इक्विटी शेयर है, का डिविडेंड मैंने अगर नहीं दिया, 2 साल या उससे ज्यादा डिविडेंड मैं नहीं दूंगा, तो जब कभी भी इस मीटिंग करूंगा उस मीटिंग में उनका अधिकार आ जाएगा। इसको बोलते हैं कम्युलेटिव या नॉन कम्युलेटिव? नॉन कम्युलेटिव या कम्युलेटिव? कम्युलेटिव। बट नॉन कम्युलेटिव का मतलब कि रात गई बात गई। इस साल अगर मेरे पास प्रॉफिट नहीं था, डिविडेंड नहीं दे पाया, तो अगले साल जाऊंगा तो प्रॉफिट हुआ, डिविडेंड दूंगा, इस साल का दूंगा, पिछले साल का था, भूल गए, रात गई, बात खत्म, इसको देने की आवश्यकता नहीं है। उसको बोलते हैं नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कैपिटल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। जब प्रेफरेंस शेयर की बात करेंगे, रिडीमेबल का मतलब क्या होता है? जब कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, क्या बोला? नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या? जब भी हमने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया, इसका रिडम्पशन तो होगा। रिडम्पशन, जब हम प्रेफरेंस शेयर इश्यू करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है और मैं आपको शेयर इश्यू करता हूं। रिडम्पशन मतलब आपसे प्रेफरेंस शेयर वापस लूंगा तो मैं आपको वापस क्या दूंगा? कैश। इसको बोलते हैं रिडम्पशन। इसको हम क्या बोलते हैं? रिडम्पशन। बट अगर मैंने जो शेयर इश्यू किया, इसके मतलब मेरे पास पैसा, वो घड़ी आ गई जिसका मैं इंतजार था, किसका? रिडम्पशन करने का। रिडम्पशन पे आपने मुझे डिबेंचर्स दिए, बट इसके बदले मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने अपने आप को इक्विटी शेयर दे दिया आपको। कैसा हो सकता है? इसको बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अगर ऐसा जब रिडम्पशन डेट आएगी तब मैं आपको पैसा ही पे करूंगा, किसी और में कन्वर्ट में नहीं करूंगा। उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नहीं समझे? These are the types of the preference share: redeemable, irredeemable, debenture, cumulative, non-cumulative, redeemable, irredeemable, convertible, non-convertible, participating and non-participating। कुछ चीज इसमें समझना बाकी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।
हाँ, अब आपको दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सामने तो पढ़ा है कि वोटिंग राइट का अधिकार ही नहीं मिलता प्रेफरेंस शेयर को। तो मैंने एक बात बोली है बेटा, 2 साल से ज्यादा का अगर डिविडेंड नहीं दिया तो उनके पास राइट आ जाएगा। जनरली तो राइट नहीं मिलता है। मैंने कहा वो राइट मिलता है अगर 2 साल से ज्यादा का, अगर मुझे बताओ जनरली, मैंने बोली थी बेटा बात, आपने ध्यान नहीं दिया कि उनको अधिकार ही नहीं है आपकी मीटिंग में बोलने के लिए। बट अगर 2 साल तक उनको प्रताड़ित किया तो फिर तीसरे साल से उनको अधिकार आएगा, तभी तो आएगा। अरे हाँ या ना, ये आई मेरी बात? यस प्लीज। हाँ, अब रिडम्पशन को इश्यू किस प्राइस पे हो सकता है? एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। सेम केस विद ईयर, रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट डिस्काउंट। में अब एक बात मुझे बताओ, सोच समझ के जवाब देना। जो भी शेयर्स, अब हम बात करें शेयर्स, एक और बात बोला, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होता है पर इक्विटी कभी भी रिडम्पशन नहीं होता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। मैंने क्या बोला? प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होता है, इक्विटी शेयर का कभी रिडम्पशन नहीं होता है। रिडम्पशन समझते हो? जो इश्यू किया है इसको वापस पैसा देना ही पड़ेगा। बट इक्विटी शेयर में क्या होता है, जो शेयर इश्यू किए गए हैं इनको वापस आपको डिविडेंड देने की आवश्यकता, इनको रीपेमेंट करने की आवश्यकता नहीं। जब कंपनी बंद होगी तभी इनको पैसा दिया जाएगा। रिगार्डिंग माय पॉइंट्स, अरे हाँ या ना? क्लियर? अब बेटा ध्यान समझना, हम सबसे पहले हाँ सर डिवेंचर्स के बारे में बात करता हूं। ध्यान समझना, डिवेंचर्स क्या होते हैं? डिवेंचर्स भी एक प्रकार से क्या होता है? लोन होता है। डिवेंचर ये एक प्रकार से कैपिटल है, ये एक प्रकार से कैपिटल है, पर ये डिवेंचर्स एक प्रकार से क्या है बेटा? लोन है। लोन कैसे समझना, आपको आज मान लो 50 लाख रुपए की आवश्यकता है। कितनी आवश्यकता है? 50 लाख रुपीस की आवश्यकता है। तो आपके पास ऑप्शन है, इक्विटी शेयर इश्यू कर दूं, प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर दूं, डिवेंचर इश्यू कर दूं, या बाजार में किसी के पास जाके, बैंक के पास जाके बैंक से मैं क्या करूं बेटा? लोन ले लूं। क्या ऐसा हो सकता है? तो अगर मैं लोन लूंगा तो लोन मेरे पास आएगा तो मैं लायबिलिटी है, इसका मुझे रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो जब किसी कंपनी का लिक्विडेशन होता, कल तक हम पढ़ रहे थे, सबसे पहले पेमेंट किसको पड़ेगा? प्रेफरेंस शेयर को या इक्विटी शेयर को बेटा? प्रेफरेंस शेयर को। बोलो हाँ है ना? बट इससे पहले भी पैसा किसको मिलेगा बेटा? डिवेंचर्स होल्डर। और डिवेंचर्स होल्डर के आगे भी ऐसे लिखा हुआ मिलता है, मान लो लेट एग्जांपल 12% डिवेंचर लिखा हुआ मिल रहा है, तो 12% डिवेंचर लिखे हुए बेटा कितने रुपए के? मान लो 10 लाख रुपए के। तो इसका मतलब ये है इस 10 लाख रुपए के ऊपर हमें हर साल 12% से इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट ना हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। और इनका भी रिडम्पशन होना जरूरी होता है। जिस प्रकार से प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया तो इसका रिडम्पशन होगा, इसी प्रकार से डिवेंचर को इश्यू किया है तो इनका रिडम्पशन भी होगा, यह बात तो तय है। बट इक्विटी शेयर हमने इश्यू किया है तो इनका रिडम्पशन कभी भी नहीं होता है। प्रॉफिट होगा, सुनो, प्रॉफिट हुआ तो देना ही पड़ेगा। प्रॉफिट हुआ तो देना जरूरी नहीं है। मतलब क्या, मैंने इक्विटी शेयर का कभी कोई परसेंटेज लिखा हुआ नहीं होता है, क्योंकि इनको डिविडेंड देने का परसेंटेज फिक्स नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर का फिक्स होता है। प्रॉफिट होगा तो देना ही पड़ेगा, नहीं हुआ देने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉफिट हुआ देना ही देना, ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेगा। क्या है पॉइंट? सभी को समझ में अच्छे से आया? ये खत्म हुआ, ये समझ में आया बेटा? क्लियर? बट प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। डिवेंचर होल्डर को तो इंटरेस्ट का पेमेंट करना ही पड़ेगा। बात करता हूं, यू हैव नो चॉइस। आपके पास कोई चॉइस ही अवेलेबल नहीं, आपको तो इंटरेस्ट का पेमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास पैसा, इनफैक्ट आपके पास प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। सर प्रॉफिट नहीं है तो कहां से देंगे? बेटा एक बात बताओ, क्या देने के लिए प्रॉफिट चाहिए या कैश चाहिए? कैश। तो कैश पेमेंट करोगे, खर्चा रिकॉर्ड कर लोगे। प्रॉफिट है या नहीं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, देना पड़ेगा। प्रॉफिट होगा तो देना पड़ेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो देना नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट है या नहीं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। प्रॉफिट है या नहीं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, आपको देने की जरूरत नहीं है, आप मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। और एक बात बोलता हूं बेटा, अभी तो नहीं,
जब आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे आओगे तो मैम रितिका मैम जब आपको पढ़ाएंगे तब आप लोगों से बात करेंगे कुछ फॉलोइंग सिचुएशन के अंदर। अभी समझ में आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी तो मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट होगा तो देना पड़ेगा, प्रॉफिट नहीं होगा देने की आवश्यकता नहीं। बट कुछ कुछ केसेस में बेटा कंपनी हैव ए पावर, कंपनी के पास पावर है, मतलब आई मीन मैनेजमेंट के पास पावर है। सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई कर दोगे तो लॉस होने के बावजूद भी आप डिविडेंड बांट सकते हो। किसको बेटा? इक्विटी शेयर को। बट इक्विटी शेयर होल्डर डिविडेंड बांटोगे ना तो उससे पहले इसका डिविडेंड का रीपेमेंट तो करना है। इनका जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक इनका पेट इनको खाना नहीं मिलेगा, इस चीज को ध्यान रखना। कंपनीज एक्ट में पावर गिवन है इनके लिए कि अगर देखो प्रॉफिट हो देना ही देना इनके हाथ में। अब लॉस है तो भी इनकी इच्छा हो रही है हमें तो डिविडेंड देना है, हमें तो डिविडेंड देना है, तो कैसे दोगे? दे सकते हैं पर देने से पहले अगर ये भूखा है तो पहले इसका पेट भरो, इसका पेट भर जाएगा तो फिर इसके बाद इसको देना पड़ेगा सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। कंडीशन में यहाँ डिस्कस में नहीं करूंगा, ये आपको मैम बताएंगे। हालांकि जब अकाउंट्स पढ़ते हैं अकाउंट्स में भी आता है, बट अभी इतनी टेक्निकल बात समझ नहीं, बस मैंने आपको सिर्फ समझा दिया कि लॉस होने के बावजूद भी आपको डिविडेंड बांटा जा सकता है। कैसे समझने की आवश्यकता अभी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो सर लॉस है तो बांटेंगे कैसे? अरे पुराने प्रॉफिट रखे हुए होंगे, अरे पास्ट ईयर के प्रॉफिट रखे हुए, तो पास्ट ईयर के प्रॉफिट से आप डिविडेंड बांट सकते हैं। जवाब दो, कैसे बांट सकते हैं? उसके लिए आपको फाउंडेशन पास करना पड़ेगा, ये कंडीशन है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव में मैम तो बताएंगे, मैम थ्योरेटिकल बताएंगे, मैं प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा कैसे होगा, ये समझना बेटा। क्लियर? एनीवे नेक्स्ट चीज के बारे में अपन बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा बड़ा ध्यान से आप लोग समझने का। तो हमने ये बात किया इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, क्या है पॉइंट? तीनों चीज सभी को समझ में अच्छे से आया? जवाब दो। कोई डाउट है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बहुत बढ़िया। तब बड़ा एक काम करना, घर जाके प्लीज इस सभी की थ्योरी को एक बार अच्छे से गो थ्रू करके आप लोग आइएगा। बट आपने सुना होगा कई बार एक और चीज अभी दिमाग में आई है कि डिविडेंड जो मिलता है कंपनी से वो डिविडेंड टैक्सेबल नहीं होता है। क्या सुना है? अरे यार सही एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में शेयर पैसा खर्च लगाते हो और वो कंपनी अगर डिविडेंड देती है तो डिविडेंड जिसको मिलता है उसके हाथों में टैक्सेबल नहीं होता है, क्योंकि जो डिविडेंड दे रही है कौन बेटा? कंपनी। उस डिविडेंड पे कंपनी ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी होती है या उसको पे करना पड़ता है। उस टैक्स को बोलते हैं कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। बस इसका सही नाम है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। पर ठीक है, हम आप लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, बाकी सही नाम तो क्या होता है इसका? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये टैक्स कैसे पे किया जाता है, किस अमाउंट पे पे किया जाता है, ये चर्चा करने का विषय अभी बिल्कुल भी नहीं। आप लोग ये भी पढ़ते हो डिविडेंड, आप इनफैक्ट जब एग्जीक्यूटिव में आओगे, जब टैक्स पढ़ोगे तो मैं आपसे बोलूंगा डिविडेंड एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। आप पढ़ते आ रहे हो, जो डिविडेंड आपको मिलता है वो डिविडेंड आपके हाथों में भी टैक्सेबल होता है, पर कब? सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। हाँ ठीक है सर, कुछ चीजें हैं, चीजें क्या कुछ लेवल तक एग्जाम है, कुछ लेवल तक एग्जाम टैक्सेबल है एंड सो एंड सो। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे तब आप उससे बात करेंगे। पर नोट्स क्यों बंद कर दिया? आज बेस्ट मेरी 2:30 बजे तक है। हाँ आज कंपनी अकाउंट खत्म हो जाएगा अपना बेटा। ब्रेक कभी चाहिए? कब बोलो, कब दो ब्रेक? 12 बजे, ठीक है। अब मैंने आपको यह समझाया चीज के बारे में कि सर हमारा क्या होगा, आप तो पढ़ा दोगे। क्या सभी समझ में आया बेटा आपके पास? अब एक बात बताओ, हम सबसे पहले बात करें इक्विटी शेयर। क्या इक्विटी शेयर हम इश्यू करेंगे? सुनना है आंसर बेटा। तो इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे तो क्या उसके इक्विटी शेयर मतलब क्या? जितनी भी कैपिटल है उसके इतने सारे हिस्से। हर हिस्से को हम क्या बोलते हैं? यूनिट। यूनिट को टेक्निकल टर्म में हम क्या बोलते हैं बेटा? शेयर्स। तो जो शेयर होगा हर शेयर की अपनी क्या होगी बेटा? एक वैल्यू होगी। उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं बेटा? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हम कितनी मानेंगे? 10, 1, 5, 100 कुछ भी मान सकते हैं, बट हम हमारे पढ़ने के लिए कितनी मानेंगे बेटा? 10 रुपए।
क्या सर फेस वैल्यू 10 रुपए से कम हो सकती है क्या? हो सकती है। क्या बात कर रहे हैं? कितने रुपए कहां तक हो सकती है? 1 रुपए से कम हो सकती है, 1 रुपए भी हो सकती है, 10 रुपए से कम भी हो सकती है, 10 रुपए से ज्यादा भी हो सकती है। अब बेटा 10 रुपए का शेयर हमने अगर इश्यू किया तो बेटा 10 रुपए का शेयर 10 पे इश्यू किया, 10 रुपए का इश्यू 12 रुपए पे इश्यू किया, 10 रुपए का शेयर 9 पे इश्यू किया, तो बताओ 10 रुपए के बदले में कितना पैसा मिला? 10। तो बराबर मिला या ज्यादा मिला या कम मिला? बराबर मिला, मतलब एट पार, पार मतलब एक ही लेवल का पैसा मिला। बोलो क्लियर? कितना बेटा? 10 रुपए का शेयर पे कितना पैसा मिला? 12। कितना मिला ज्यादा? इसको हम क्या बोलेंगे? इश्यूड एट प्रीमियम। 10 रुपए के बदले में कितना मिला? 9 रुपए। कम मिला है ज्यादा? क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे शेयर इश्यूड एट डिस्काउंट, शेयर इश्यूड एट पार, शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। ऐसा कुछ भी पढ़ सकते हैं। अब ये पैसा जिसके बारे में हम चर्चा आपके साथ कर रहे हैं, ये पूरा पैसा आपको एक साथ मिल सकता है या पूरा पैसा आपको इंस्टॉलमेंट में मिल सकता है? ये जो 10 रुपए के बदले में हम 10 रुपए मांग रहे हैं, ले रहे हैं, ये पूरा पैसा आपको एक साथ मिल सकता है या पूरा पैसा आपको इंस्टॉलमेंट में भी मिल सकता है? तो इंस्टॉलमेंट मतलब कैसे? टुकड़े टुकड़ों में पैसा आपको मिल रहा है। क्या हो सकता है? यही चीज इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगी बेटा, यही चीज इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगी। मतलब जो भी शेयर आप इश्यू कर रहे हो, पैसा मिलेगा वो एक साथ मिल सकता है या पैसा आपको टुकड़ों टुकड़ों में भी मिल सकता है। तो टुकड़ों टुकड़ों में कैसा मिलेगा, एक साथ कैसे मिलेगा, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ करेंगे। करते हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर जब हमने स्टार्ट किया था तब मैंने आप लोगों से यहाँ बात की थी, तो हमने चर्चा की थी रिगार्डिंग कि इश्यूड एट पार, इश्यूड एट डिस्काउंट, इनके बारे में चर्चा हमने आपके साथ की थी। इसी के साथ साथ मैंने एक चर्चा और आपके साथ करने जा रहा हूँ। तो मैंने ये बोला था जो शेयर हम इश्यू करेंगे या तो ये एट पार पे होगा या एट प्रीमियम पे होगा या एट डिस्काउंट पे होगा। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए के शेयर के बदले में 10 रुपए मिला, मतलब एट पार। 10 रुपए के बदले में 12 रुपए मिले या 13 रुपए मिले या 14, 15 या 11, ये जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है दिस इज कॉल्ड एज क्या आपके पास? प्रीमियम। और 10 रुपए के बदले में 9 रुपए मिले या 8 रुपए मिले, इसको हम क्या बोलते हैं? इश्यूड एट डिस्काउंट। तो जब मैं इस चीज के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूं तो बड़ा ध्यान समझना, क्या यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा मिला बेटा? 2 रुपए। ये 2 रुपए ही आपका किसका अमाउंट होगा बेटा? प्रीमियम ऑन शेयर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रीमियम ऑन शेयर। और प्रीमियम ऑन शेयर के बारे में जब आप लोगों से हम बात करें, इस प्रीमियम ऑन शेयर को ही बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से जाना जाता है। इस शेयर ऑन प्रीमियम को हम क्या बोलते हैं बेटा? सिक्योरिटी ऑन प्रीमियम के नाम से भी जाना जाता है। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? क्लियर। अब इस 2 रुपए क्या देखा है, तो 10 रुपए में 2 रुपए प्रीमियम का पैसा है। इस 2 रुपए के प्रीमियम को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रीमियम शेयर। इसी को हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम भी कहा जाता है। ये पॉइंट होने के बाद देखा जाए तो 10 रुपए के बदले में कितना मिला बेटा? 9 रुपए मिला। कितना कम मिला बेटा? 1 रुपए क्या मिला? कम मिला। ये 1 रुपए जो कम है ये अल्टीमेटली क्या है? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। और एक बात बोलना चाहूंगा बेटा, ये 1 रुपए का जो डिस्काउंट आपका है, ये 1 रुपए का आपका डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट एक प्रकार से आपका कैपिटल लॉस है। क्यों? कैपिटल को इश्यू करने पे 10 रुपए के बदले में कितने रुपए मिले? 9 रुपए मिले। 1 रुपए हमें कम मिला। ये 1 रुपए जो आपको कम मिला, यही अल्टीमेटली आपका क्या बेटा? लॉस है। Are you getting my point? क्लियर? इसी के साथ साथ जब मैं अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, अब समझना, ये मान लो कोई शेयर हमने इश्यू किया, कोई शेयर हमने क्या किया? इश्यू किया। इश्यू किस पे किया? एट पार पे किया। और एट पार पे किया मतलब 10 रुपए के बदले में कितना मिले बेटा? 10 रुपए मिले। बोलो हाँ है ना? 10 रुपए के बदले में कितना मिला बेटा? 10 रुपए आपको मिला, मतलब एट पार। तो ये 10 रुपए का फेस वैल्यू है और ये आपकी क्या बेटा? आईपी। आईपी मतलब क्या? इश्यू प्राइस। ये पूरा पैसा आपको लमसम में मिल सकता है और ये पूरा पैसा आपको इंस्टॉलमेंट में भी मिल सकता है। अब सुनना मेरी बात को बड़े ध्यान से। लमसम मिला मतलब 10 रुपए के बदले में 10 रुपए में इश्यू किया, पूरा पैसा एक साथ मिल गया। कितने रुपए बेटा? 10 रुपए आपको एक साथ मिल गया। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है?
और 10 रुपए के बदले में पैसा आपको इंस्टॉलमेंट मिला, मतलब कुछ पैसा आपको 2 रुपए मिले, 3 रुपए मिले, 4 रुपए मिले, 1 रुपए, ऐसा कुछ टुकड़ों टुकड़ों पैसा मिल सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? अब ध्यान समझते हैं एक बात को। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये 10 रुपए जो मिलता है, इस 10 रुपए को बेटा हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी या अलॉटमेंट मनी? इसी को बेटा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी कहा जाता है। क्यों? बात करेंगे। इस जो फर्स्ट पैसा होता है इसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, इस मनी को हम बोलते हैं क्या बेटा? अलॉटमेंट मनी, और इस मनी को हम क्या बोलते हैं बेटा? फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं सेकंड कॉल। और सेकंड कॉल को बेटा फाइनल कॉल भी कहा जाता है। पर क्यों? इसके लॉजिक के बारे में हम आप लोगों से यहाँ पे बात करते हैं, पर ध्यान से आप लोग समझना। एक कंपनी है जिसने 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इश्यू किया, मतलब 10 रुपए के बदले में 10 रुपए में इश्यू किया। इश्यूड एट पार है या इश्यूड एट प्रीमियम है? इश्यूड एट पार। और गेटिंग माय पॉइंट्स? तो इश्यूड एट पार है, ये हमें समझ में अच्छे से आ गया। अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, 10 रुपए पूरा एक साथ मिल गया तो लमसम पैसा मिल गया, पैसा टुकड़ों में मिला, दैट मींस इसे बोलेंगे इंस्टॉलमेंट मिला। और इंस्टॉलमेंट जो फर्स्ट पैसा मिलता है इसे हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, इसको बोलेंगे सेकंड कॉल। ऐसा क्यों? ध्यान समझना। कोई भी कंपनी जब अपना पब्लिक इश्यू लेके आती है तो सबसे पहले कोई कंपनी पब्लिक इश्यू लेके आती है तो वो क्या करते हैं? जितने भी वो शेयर्स हैं, इन शेयर के लिए वो जनता में, पब्लिक में एप्लीकेशन करती है। सुनना मेरी बात। से एग्जांपल, आज मैं कंपनी हूं तो मैंने अगर मान लो से एग्जांपल, कल हमने एग्जांपल लिया था, रिजू का एग्जांपल लिया था, हमने हर्ष का एग्जांपल लिया था, विशाल का एग्जांपल लिया था, प्रियांशी का एग्जांपल लिया था, और पिंटू का हमने एग्जांपल लिया था। और पिंटू तो गायब भी है। अब से एग्जांपल हमने बात किया था, पिंटू के बारे में डिस्कशन हमने आपके साथ किया। हमने यहीं पे बेटा किसके लिए बात किया था? बेटा अपन ने किसके लिए बात किया था इसके बारे में बेटा? अरे बेटा पूछा मत करो यहाँ बेटा, क्लास में आप अंतिम बार बोल रहा हूँ बेटा, क्लास में जब भी आना चुपचाप अंदर घुस जाना, पर जाने से पहले मुझसे पूछ के बाहर जाना। अगर किसी ने क्लास में आते से मुझसे पूछा तो क्लास में अलाउ नहीं करूंगा बेटा। सर तुम तो पूछ के आते उल्टा मैं डांट रहे हो। मैं क्लास में कभी भी आओ बिंदास हो गया आ जाया करो, पर जाने से पहले बिना पूछे जाना मत। और चले गए तो जिंदगी भर के चले गए, मेरी क्लास से ध्यान रखना बेटा। कभी इमरजेंसी हो तो ये रोक के बड़ा ध्यान रखना। अगर कल पिंटू का नाम हमने लिया, नेक्स्ट कौन था बेटा? रिजू का हमने नाम लिया, रिजू का है। फिर हमने किसका नाम लिया था बेटा? विशाल का नाम लिया था। और किसका लिया था बेटा? और किसका नाम लिया था? और हर्ष का हमने नाम लिया था। हर्ष कितने शेयर थे बेटा आपके पास कल? अरे हर्ष अच्छा गायब है। हाँ पता ही नहीं है। 25,000। पिंटू के पास 10,000 शेयर थे। हर्ष के पास 25,000 शेयर थे। रिजू के पास कितने शेयर है? 15,000 शेयर थे। विशाल के पास 4 लाख शेयर थे। और प्रियांशी के पास कितने शेयर थे? 50,000 शेयर। अब समझना, ये सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। पिंटू का नाम यहाँ पे नहीं, पिंटू यहाँ पे नॉशनल व्यक्ति बन गया कोई, ठीक है। पिंटू की जगह हम नाम लिख देते हैं प्रिंस चार्ल्स। समझना, आप सभी लोग, मान लो मैं एक कंपनी हूं, आप एक आम जनता है, पब्लिक है, मैं अपने इश्यू करना चाह रहा हूं। तो मैंने बोला, मैंने अखबारों में न्यूज दी मेरी, जिसको 50 लाख रुपए की आवश्यकता है, और कंपनी पहली बार शुरू हो रही है, नई नई कंपनी है, इसके बारे में चर्चा में बात कर रहे हैं। तो एक कंपनी है जो इश्यू, मान लो एडहॉक लिमिटेड के शेयर्स इश्यू होने जा रहे हैं, और मैंने पूरा प्रोजेक्ट बनाकर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया और बोला कि ये कंपनी है, इसके शेयर्स 50 लाख रुपए की आवश्यकता है, 5 लाख शेयर हम इश्यू कर रहे हैं, जो भी इच्छुक है ये व्यक्ति आके इस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। और आपको पैसा लगाना है तो हमारे शेयर्स की कुछ एप्लीकेशंस हैं, ये एप्लीकेशंस बाजार में रखी हुई है फला बैंक के पास, वहां जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देना और हमें अपनी इच्छा जाहिर कर देना। और इच्छा जाहिर कैसे करोगे? हाँ बोल के नहीं, उसके साथ आप हमें पैसा दोगे तो मानेंगे कि आपकी इच्छा है शेयर्स लेने की। अब शेयर लेने की इच्छा है
तो बट ऑब्वियसली बात, पैसा जो 10 रुपए के बदले में 10 रुपए आ रहा है, दैट में लमसम है, इंस्टॉलमेंट है बेटा? लमसम है। लमसम है, इंस्टॉलमेंट? लमसम। लमसम के बारे में अपन को चर्चा हमें यहाँ पे आपके साथ करनी है। तो ये लमसम में हमें क्या मिला बेटा? पूरा पैसा। बताओ एप्लीकेशन, मैंने फॉर्म्स, मेरी एप्लीकेशन फॉर्म्स कहाँ पे है? बाजार में है। तो ये मेरे कंपनी का पहला इश्यू है, लाइफ में पहली बार मैं पब्लिक ऑफर लेके आया, जिसको बोलेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसको शॉर्ट में बोलते हैं IPO। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इनिशियल मतलब क्या है? इनिशियल लेवल पे स्टार्ट किया था, पहले शुरुआत, इसलिए बोलते हैं इसको IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है। तो ये मैं IPO अपना लेके आया, और जब मैं IPO लेके आया तो सिचुएशन के अंदर मैंने बोला कि जिन जिन व्यक्तियों की इच्छा है ये शेयर से का शेयर है 10 रुपए में इश्यू कर रहा हूँ, पूरा पैसा मेरे को एक साथ चाहिएगा। तो मैंने बोला आप सभी ने मेरे को दिए, उसमें से कुछ कौन कौन? हर्ष आया, प्रिंस आया, रिजू आया, और कौन है बेटा? विशाल और प्रियांशी। अब मुझे बताओ, हर्ष की इच्छा है, हर्ष शेयर लेना चाहता है, तो 25,000 शेयर के लिए पहले वो मुझे पैसा देगा। तो पूरा पैसा एक साथ दे रहा है, मतलब इश्यू किसमें बेटा आपके पास? बोलो, लमसम में और वेटिंग में। तो इससे एप्लीकेंट, इनको हम क्या बोलेंगे बेटा? एप्लीकेंट। क्या बोलेंगे बेटा? एप्लीकेंट। तो मुझे बताओ, हर्ष ने 25,000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से 2.5 लाख रुपए दिए, इन्होंने पैसा दिया। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इनको मुझे शेयर देना है या देना नहीं है। ऐसा नहीं कि इन्होंने एप्लीकेशन दी, हमें पैसा चाहिए तो मैं इनको शेयर दूंगा ही दूंगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मेरा आपसे इतना सा बोलना है कि मैंने शेयर इश्यू किया, मैंने एप्लीकेशन इश्यू की, आपने एक्सेप्ट की। कैसे एक्सेप्ट की? आपने फॉर्म ले लिया, उससे एक्सेप्ट नहीं की। लेने के बाद आप बैंक में जाओ, मेरा बैंक है, वहां जाके अपना पैसा जमा करो। दिस इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपके मेरे पास आ गई, बैंक मुझे क्या पर्टिकुलर टाइम के बाद मुझे इन्फॉर्मेशन देगा कि भैया इन व्यक्तियों ने आपसे के लिए पैसा दिया। जब उन्होंने बोला, मैं देखो हाँ अब इसमें नाम किस किस का है, तो मैं उन व्यक्तियों को शेयर दे दूंगा। हेलो, मैं 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पे इश्यू कर रहा हूं, मेरी बात समझना। 10 रुपए का शेयर मैं 10 रुपए पे इश्यू कर रहा हूं, और हर्ष ने पूरा पैसा एक साथ दे दिया। मुझे लगा बंदा अच्छा है, इसको कंपनी में लेना चाहिए। मैंने इनसे क्या किया? एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर दी। एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के बाद मैं इनको शेयर अलॉट कर दूंगा। क्या करूंगा मैं? इसलिए इस एप्लीकेशन मनी को एप्लीकेशन भी कहते हैं, इसी मनी को अलॉटमेंट मनी भी कहा जाता है। क्योंकि एप्लीकेशन आ गई और एप्लीकेशन आने के बाद एक्सेप्ट कर लूंगा तो इनको मैं शेयर क्या करूंगा? अलॉटमेंट कर दूंगा। इसलिए बोलते हैं इसको क्या बोला? एप्लीकेशन मनी। आर यू गेटिंग? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसके लिए आप लोगों ने एंट्री पास की होगी पहले। क्या एंट्री पास की आपने बेटा? एंट्री पास की होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। एप्लीकेशन एंट्री पास नहीं की होगी आपने, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगर लमसम पैसा मिलता है तो एंट्री क्या पास करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एंड नेक्स्ट एंट्री क्या पास होती है बेटा? इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। ये एंट्री पास होती है। और इनके बदले में ये 2 एंट्री है, इन 2 एंट्री के बदले में आप सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हो। सिंगल एंट्री क्या है बेटा आपके पास? बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या आपके पास? इक्विटी शेयर्स कैपिटल। ये सिंगल एंट्री भी आप पास कर सकते। ऐसा क्यों? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है? डेबिट हो। तो अल्टीमेटली बचा क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरा आप लोगों से बोलना कि ये हम इसको इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्यों लगते हैं? बताओ। सर लिखते हैं, हमें बचपन जब पढ़ा था हम तो एंट्री याद कर ली थी। लमसम में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सेकंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सो इंस्टॉलमेंट में आता है तो पहली एंट्री पास होती है बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, सेकंड एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, थर्ड एंट्री पास होती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल, फोर्थ एंट्री पास होती है बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, फिफ्थ एंट्री पास होती है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्स्थ एंट्री पास होती है बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, सेवंथ एंट्री पास होती है बैंक अकाउंट डेबिट नहीं इक्विटी शेयर फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड लास्ट एंट्री पास होती है क्या? बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। चैप्टर इज ओवर। और बीच में कहीं कॉल सी रहेगा तो देख लेंगे, और फिर की फॉर फ्यूचर आएगा छोड़ देंगे, रेशियो तो दिमाग लाने का क्वेश्चन छोड़ देंगे। क्या मैं गलत हूं? क्या चाहिए? खो गई
हाँ ये बेटा पानी पिलाओ, पानी पीने से मतलब है ना, अरे बोतल से मतलब है, अरे मन उसमें छुपा है, मन उसमें छुपा है क्या बेटा, इसको वही रहने देना बेटा, आपका मन लग जाएगा इसके बिना। हाँ बेटा आप सबकी बोतलें यहाँ रखो बेटा, रखो यहाँ पे, एक रखो बेटा, इनको ही देखते रहना बेटा। अरे पानी पीना आपको भी, आपका मन नहीं लग रहा है क्या, कोई बात सब आपकी भी दे दो बेटा, लो बेटा, मन लगेगा नहीं इनका, मेरी क्यों नहीं गई आगे, लो बेटा, लो 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 ना, पानी पीना है, चलो ठीक है। अब मेरी बात समझना बड़ा ध्यान से। अब जब हम बात करें रिगार्डिंग किसके लिए, तो हमने ये बोला कि ये एंट्री क्यों पास होती है, क्योंकि ध्यान समझना है, ये इसको एप्लीकेशन मैंने क्यों बोलते हैं कि मैंने आपको एक फॉर्म इश्यू किया होगा, जिन जिन की एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को इश्यू कर दी, जिन जिन की इच्छा होगी वो एप्लीकेशन लेकर आए, हम एप्लीकेशन हमें दें और इसका हम अलॉटमेंट देंगे। जनरली जो एप्लीकेशन देता है उन्हीं को हम क्या देते हैं बेटा, अलॉटमेंट देते हैं। तो जरूरी कि सबको अलॉटमेंट होता है, सबको अलॉटमेंट जरूरी नहीं है, होता है। सबको अलॉटमेंट दिया जाए ऐसा जरूरी नहीं है, कंपनी की इच्छा होती है उन्हीं को अलॉटमेंट दिया जाएगा। अब मैं बोलता हूं, अगर इस एंट्री में बात करूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें बैंक कौन सा नेचर का अकाउंट है, बैंक कौन से नेचर का अकाउंट है, पर्सनल है या रियल है, रियल, नालायको, बैच खत्म होने आ रहा है, वापस पानी जो पढ़ा है उसको पानी फेर रहे हो आप। तो जब पढ़ाने से स्टार्ट किया तभी मैंने बोला था बैंक इज अ रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट को पहले पता था, फिर पढ़ने के बाद भी रियल अकाउंट, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। ध्वनि नाम याद हो गया है बेटा मेरे को, है ना, तो ध्यान से। दूसरा पॉइंट, जिसका नाम याद है वो बहुत परेशान है, बैच में ध्यान रखना है बेटा, पूछ जिनका नाम याद वो तकलीफ में रहते हैं। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करता हूं। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कौन सा नेचर का अकाउंट है, डमी अकाउंट है या एडजस्टमेंट अकाउंट है या रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है। 5 ऑप्शन दिए मैंने, छठवा अपनी मर्जी से कुछ और बना दूं। ये कौन सा नेचर अकाउंट है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, इसका कोई नेचर है क्या, इसका कोई नेचर है क्या, ये रियल है क्या, ये नॉमिनल है क्या, ये पर्सनल है क्या, ये कोई डमी अकाउंट है या कोई एडजस्टमेंट एंट्री है। होगा रिधिमा, यस रिधिमा, नो कमेंट। एक बच्ची और थी, यस नाम भूल गया मैं, प्रांजल बेटा, क्या पता, नो कमेंट। शुभम सर लगा लो अपने हिसाब से जो लगाना है सर। हाँ सर, नालायक। कभी सोचा इस क्वेश्चन के बारे में जिनको नहीं पता कभी, क्यों गौरव देखो ऐसे मारकर सीधा, राहुल वो नाम याद हो गया, पूछा भी नहीं, पूछा कि नाम बैच में मैंने आपसे कभी, फिर भी याद है, सब अपनी बात ही अलग है। विशाल रियल अकाउंट, रीजन नालायक, दो ना कान के नीचे खींच के सर को। पर्सनल अकाउंट है, हाँ जिस द पर्सनल अकाउंट, डरते क्यों। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कौन सा अकाउंट है बेटा, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत से व्यक्तियों के लिए आई होगी, उन सभी व्यक्तियों का नाम लिखना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक प्रकार से पर्सनल अकाउंट है। क्या किसी ने दिया होगा वही तो चीज है, इधर गिवर या रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर यहाँ तो बहुत से व्यक्ति है, रिजू है, प्रिंस है,
हर्ष है, विशाल है, प्रियांशी है, जैसे 5 व्यक्ति लिए कंपनी के सब लाखों लोग आते हैं, तो लाखों लोग का नाम लिखना क्या पॉसिबल हो पाता है क्या? इसलिए ग्रुप में एक नाम लिखा जाता है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सोचा करो। माय पॉइंट्स, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? जब तक खुलने जाए तब तक नजर नहीं रखना बेटा। क्या सभी समझ में आया? बोलो क्लियर। अब ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मैंने यहां डेबिट किया और ये इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने क्रेडिट किया। नेहल चैप्टर को बहुत अच्छे से आता है ना ये 8 एंट्री धमाधम धमाधम दे धमाधम दे धमाधम रट जाओ। तो इसी बदल तुम पास होके 12th पास हुआ है हमें से। अगर चैप्टर नहीं होता ना तो हम तो कहीं से कहीं अभी तक तो गलत बोल रहा हूं, क्योंकि एक एंट्री टीचर बोला ये 8 एंट्री रट लो, 3 चैप्टर रिडम्पशन के, प्रेफरेंस शेयर्स के सब एंट्री हो जाएगा। क्यों आपको बोला कि जैसी एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल होती है उस इक्विटी को कट करके वहां प्रेफरेंस लिख देना, फिट हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये डिबेंचर्स होगा तो जहां पे इक्विटी शेयर जगह प्रेफरेंस डिबेंचर लिख देना, 3 क्वेश्चन तो पक्के 8 मार्क्स 24 मार्क्स तो यही हो गए आपके, या 16 मार्क्स 3 क्वेश्चन 48 मार्क्स तो यही हो गए आपके। 100 मार्क्स का पेपर होता है उसमें 20 मार्क्स का तो शायद कुछ प्रैक्टिकल वगैरह भी होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है मुझे नहीं पता। हाँ, और उसमें कट कोई प्लस गूगल पे देखा ये क्या किसी और से बने काम, 20 में से 20 तो उसके हो गए, चाहिए कितने 80 और 100 में 100 हो जाएंगे भी आपके, 50 तो इससे हो गए आपके, कितने हो गए 70, कितने हो गए 3 क्वेश्चन 24 मार्क्स हो गए, 3 मिला के 8 आते थे। हाँ 15 मार्क्स चैप्टर तो 25 और 15 35 तो ये हो गए 15 में। अरे हाँ तो एंट्री तो 8 ही याद की ना, फॉर फ्यूचर भी आते थे। ओ चलो इतना तो आपको याद था कि बस कि जब मैंने 12th पास की मुझे ये भी नहीं पता था कितने चैप्टर थे उसके अंदर, ऑनेस्टली स्पीकिंग। यहां तक कैसे आ गया सर? हाँ पास, बट पास कैसे मुझे खुद को भी नहीं पता है, मैं कैसे पास होकर यहाँ तक पहुंच गया। मैं 12th तक को तो मुझे नहीं पता मैं कैसे पास हुआ, भगवान भरोसे। 12th के बाद आगे कहानी मुझे पता है कि जीवन में पढ़ाई क्या होती है। अगर मैं 12th तक पढ़ाई कर लेता मैं कहीं और होता, पढ़ाई नहीं किस लिए पढ़ाना पड़ रहा है बेटा, देख लो। एनीवे अब मेरी बात आपसे बोला क्या मैंने भी एंट्री रटी थी? हाँ अरे मैंने तो रटी थी, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। हाँ पढ़ के नहीं गया था बेटा, कौन पूरा याद था ना, सही तो रट्टी मतलब याद ही तो होता है। नालायक एंटी, चलो कोई बात नहीं बेटा। एनीवे तो बेटा ये कौन सा अकाउंट है बताओ? यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये कौन सा अकाउंट है? तो इक्विटी शेयर कैपिटल कौन सा अकाउंट है? नालायक। असेट्स असेट्स अकाउंट होता है, फिक्स असेट्स असेट्स अकाउंट होता है, प्लांट में असेट्स अकाउंट होता है। ये इक्विटी शेयर कैपिटल कौन सा अकाउंट है? बहुत धन्यवाद हमारे, आप लोग क्लास आए मुझे बहुत अच्छा लगा। नालायक, इक्विटी शेयर कैपिटल पर्सनल अकाउंट ही तो है। जब बिजनेस का मालिक सोल प्रोप्राइटी कंसर्न होता है तो वो पैसा लगाता है तो पर्सनल अकाउंट है। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर को लगाता है तो पर्सनल अकाउंट है। इक्विटी शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर होल्डर ने पैसा लगाया तो क्या वो पर्सनल अकाउंट नहीं है? नहीं सर, रियल अकाउंट है। इज द पर्सनल अकाउंट। क्या इक्विटी शेयर कैपिटल किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है? शुभम, शुभम कौन अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। तो मुझे बताओ रिज्यू क्या रियल अकाउंट है? हर्ष क्या रियल अकाउंट है? बेटा आपका सिस्टम चेंज है बेटा, अब आप लोगों का बेटा। हर्ष, प्रिंस, रिजू, विशाल, प्रियांशी, बेटा आपने अपना सिस्टम ही चेंज कर डाला। आप कौन सा अकाउंट हो? नहीं रियल होना है। अभी तो आप बोल रहे थे रियल अकाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या ये पैसा तो इक्विटी, क्या यही पैसा तो बिजनेस में कैपिटल दिखेगा? तो बेटा ये कौन सा अकाउंट हुआ?
अभी तक आप रियल बोल रहे थे, अभी तक उसको अकाउंट ही नहीं, आपके सबसे कैपिटल अकाउंट है बेटा ये तो। चलो, क्या समझ में आया? हाँ, डमी अकाउंट को डमी मतलब कोई अकाउंट नहीं, फिर भी बना दिया उसको डमी अकाउंट। और हाँ, एडजस्टमेंट अकाउंट को डमी अकाउंट बोलते हैं, और डमी अकाउंट सस्पेंस अकाउंट होता है। जैसे एग्जांपल, सस्पेंस अकाउंट का नेचर थोड़ी होता है, उसमें सब नेचर आते हैं बेटा उसके अंदर। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? इतना दुखी क्यों हो बेटा? यस 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 प्लीज। फर्म के लिए कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है ना बेटा। फर्म में कैपिटल अकाउंट दिख रहा है बेटा, मैं मजाक कर रहा हूं। फर्म में बेटा कैपिटल दिखती है, तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी, ये 3 कैपिटल दिख रही है, तो पार्टनरशिप फर्म का ऑब्लिगेशन उसको पैसा पे करना है। किसको देना? पार्टनर्स को। पार्टनर्स कौन है बेटा? पर्सन, इसलिए पर्सनल अकाउंट बेटा। सेम केस विद इक्विटी शेयर कैपिटल, बहुत सारे व्यक्तियों का नाम लिखा है यहाँ पे बेटा, इक्विटी शेयर। नाम कहाँ लिखने जाए बेटा? अब एक कंपनी में 5 लाख शेयर्स हैं, तो 5 लाख व्यक्ति नाम लिखेंगे तो बैलेंस शीट कब बनेगी? तो एक नाम दे दे, इक्विटी शेयर कैपिटल। इसलिए रिप्रेजेंटेटिव जो अकाउंट होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं बेटा? पर्सनल अकाउंट ही बोलते हैं। बैंक इज द पर्सनल अकाउंट बिकॉज उसका नाम बैंक आगे खुद बैठती है क्या? और माय पॉइंट, क्या आगे बढ़ सकता हूँ? यस से ये बोल रही बच्ची, मन लग रहा है? ध्यान समझना। तो ये एंट्री हमने पास की। क्या ये एंट्री कब पास होती है? जब लमसम में पैसा मिलता है। बोलो हाँ है ना। बट 10 रुपए का शेयर मैं 10 रुपए पे इश्यू तो कर रहा हूं, हर्ष, प्रिंस, रिजू, विशाल, प्रियांशी से ये जो पैसा जो मांग रहा हूं, टुकड़ों टुकड़ों में मांग रहा हूं, इंस्टॉलमेंट में मांग रहा हूं। क्या ऐसा हो सकता है? तो मैंने बोला जिन जिन 10 रुपए का पैसा है मैं 4 किस्तों में मांगूंगा। पहली किस्त का नाम 2 रुपए, तीसरी किस्त का नाम 3 रुपए, थर्ड किस्त का नाम 4 रुपए, और फोर्थ किस्त का नाम क्या बेटा? 1 रुपए। जिन जिन को इच्छा हो वो शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो अप्लाई करना चाहता है उनको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ 2 रुपए देना पड़ेगा। अगर आप 2 रुपए दे रहे हो तो हम समझेंगे आप इच्छा रखते हैं कि हमारी कंपनी का शेयर्स लेना। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं, 2 रुपए एप्लीकेशन की बात की, 2 रुपए क्या किया बेटा? एप्लीकेशन की बात की। तो भैया 2 रुपए आप एप्लीकेशन दोगे तो एप्लीकेशन आप 2 रुपए भी आई और पैसा भी आया, इसलिए इसे एप्लीकेशन मनी कहा जाता है। Are you getting my point? Clear? अब एप्लीकेशन होने के बाद हम आपको अलॉटमेंट करेंगे। तो अलॉटमेंट के टाइम पे अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो आपको कुछ पैसा और देना पड़ेगा। तो हम आपको अलॉट हम आप जब ध्यान समझना क्या बात कर रहा हूं मैं, अलॉटमेंट के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं। जब अलॉटमेंट का होगा उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा? जब अलॉटमेंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? अलॉटमेंट के बारे में जब मैं आप लोगों से क्या करूंगा बेटा? बात करूंगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बेटा कि मैं बोल शेयर आपने इच्छा जाहिर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शेयर्स में अलॉट कर रहा हूं, इसके लिए आप हमें कुछ पैसा दो। तो उस समय मैं अलॉटमेंट का पैसा आपसे मांगूंगा। क्या मैं एप्लीकेशन का पैसा मांगता हूं या अपने आप मिलता है? अपने आप मिलता। कभी आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा? आपको पहली एंट्री तो पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन, और इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, और इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट। थोड़ा पहली एंट्री में यहाँ बैंक की करते हैं, पहली एंट्री मांगने की करते हैं, नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? बैंक की। क्योंकि बेटा पैसा बिना मांगे मिलता है। पब्लिक ऑफर, हमने ऑफर किया है, जो जो इच्छुक को खुद देने आओ, हम मांगने नहीं आ रहे हैं, इसलिए पैसा मिलता है, फिर हम पैसा ट्रांसफर। और अलॉट जिन जिन लोगों ने इच्छा जाहिर की उनसे हम पैसा मांगेंगे, इसलिए अलॉटमेंट के लिए पहले हम पैसा मांगने की एंट्री करते हैं, और मांगेंगे तो पैसा आपको मिलेगा। मांगेंगे ने जिन जिन को हम शेयर अलॉट करेंगे उनसे ही पैसा हम मांगेंगे। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स?
ऐसे कुछ एंट्रीज, तो इसको पहले तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि इसको हम एप्लीकेशन मनी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं अलॉटमेंट मनी, इसको हम क्या बोलते हैं फर्स्ट कॉल। अब मैंने आपको अलॉटमेंट कर दिया, अलॉटमेंट करने के बावजूद भी मेरे को पैसा आपसे मांगना पड़ेगा, तो पैसा मांगने को हम क्या करते हैं कॉल, इसलिए बोलते हैं इसको क्या बेटा कॉल मनी, इसको भी क्या बोलते हैं कॉल मनी। और ये फर्स्ट कॉल के बाद थर्ड कॉल कभी सुना है क्या? कभी थर्ड कॉल सुना आपने क्या? नहीं। क्या थर्ड कॉल होती होगी क्या? हाँ है ना, होती होगी, समझना बेटा। से एग्जांपल हमने फर्स्ट कॉल मतलब अलॉटमेंट का पैसा भी आ गया, उसके बाद अभी भी कितना पैसा बाकी है देखो, 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए आ चुका, अभी भी कितना पैसा मांगना बाकी है 5 रुपए पैसा अभी भी मांगा जाना बाकी है। तो इस 5 रुपए में से मान लो इस क्वेश्चन को इग्नोर करो 1 मिनट के लिए, मैंने आपसे 2 रुपए और मांग लिया, कितना मांग लिया बेटा 2 रुपए, तो पहली बार मांगा है दूसरी बार मांगा? पहली बार, इसलिए बोलते हैं इसको फर्स्ट कॉल मनी कहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट कॉल। आपको तो पता है इसको फर्स्ट कॉल, इसका फाइनल कॉल, दैट्स इट। तो फर्स्ट कॉल क्यों? अलॉटमेंट होने के बाद मैं जब पैसा मांगूंगा पहली बार पैसा मांगूंगा, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा फर्स्ट कॉल मनी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या पैसा बाकी है? क्या अभी भी पैसा लेना बाकी है? कितना? 3 रुपए। अभी भी पैसा लेना बाकी है, कितने रुपए बेटा? 3 रुपए पैसा लेना बाकी है। जब पैसा 3 रुपए लेना बाकी है तो मुझे बताओ मैंने अब 3 रुपए में से 1 रुपए और मांग लिया, इसको बोलेंगे सेकंड कॉल। सेकंड कॉल या फाइनल कॉल? सेकंड कॉल। फाइनल कॉल नहीं बोलेंगे। अभी भी कितना पैसा बाकी है? 2 रुपए लेना बाकी है। अब बच्चा 2 रुपए मैंने और कॉल कर लिया, कितना हुआ? फाइनल कॉल। इसको क्या बोलेंगे थर्ड कॉल। क्या पैसा पूरा मांग लिया? क्या अब पूरा पैसा मांगने के बाद भी पैसा आए अब मांग सकता हूं? नहीं। इसीलिए लास्ट कॉल को फाइनल कॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे कितना था बेटा 4 रुपए, यहाँ कितना था 1 रुपए। ये मेरी फर्स्ट कॉल है, ये मेरी सेकंड कॉल है। 1 रुपए को कॉल करने के बाद अब मैं पैसा नहीं मांग पाऊंगा, इसीलिए इसको फाइनल कॉल के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा बहुत यह क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से है? द पॉइंट जहां इस चीज के बारे में चर्चा हमने आपके साथ की, बोलो हाँ है ना? क्या मैं आगे बढ़ूं बेटा? क्लियर? दैट्स द पॉइंट। ये कुछ एप्लीकेशन किसको बोलते हैं, अलॉटमेंट किसको बोलते हैं, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल किसको बोलते हैं, इन चीजों की चर्चा हमने आपके साथ की। कुछ डाउट है इसमें किसी को क्या बेटा? श्योर। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे बेटा।